इलियड एंड ओडिसी बेसिकली उसकी पोएम थी, ठीक है। और उसने जो है ना फ्रांसीसियन मिशनरीज को जो है वो इनकाउंटर किया था इन मेक्सिको इन 16th सेंचुरी। एथनोग्राफी जो है बेसिकली लेट 19 एंड 20th सेंचुरीज में इमर्ज हुई, ठीक है। और यूरोपियन और अमेरिकन जो कॉलोनियलिज्म हुआ, ठीक है, यूरोप ने जब अमेरिका पर लाइक कंट्रोल किया, तो उसके रिजल्ट के अंदर भी उस वहाँ के इकोसिस्टम में और डिफरेंट मतलब उनके रिलीजन कल्चर्स और उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई। तब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने वहाँ के उन्होंने एथनोग्राफिक फील्ड वर्क शुरू किया टू लुक फॉर चेंजेस, कि क्या चेंजेस आए हैं उस कल्चर में। और क्योंकि वो उन्होंने इकोसिस्टम में काफ़ी चेंजेस की थी और साथ साथ जो है ना वो डिफरेंट तरह की डिजीजेस उस कल्चर में ले आए नेटिव अमेरिकन वहाँ जहाँ पर नेटिव अमेरिकन थे। तो फिर उस टाइम पर भी एथनोग्राफिक फील्ड वर्क स्टार्ट हुआ। अगर हम टाइप्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करें तो एक आती है रियलिस्ट एथनोग्राफी, ठीक है। ये बेसिकली एक थर्ड पर्सन, आप एज अ थर्ड पर्सन जो है ना उस मतलब पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस आगे नरेट करते हो। लाइक यू डोंट मतलब पार्टिसिपेट इन दैट रिसर्च। आप जो है कोई और बंदा जिसने उस कल्चर के अंदर पार्टिसिपेट किया है, आप उससे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और फिर आप उसी इंफॉर्मेशन को एक बीइंग ऑब्जेक्टिव आप उसको जो है ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करते हो, ठीक है। और जो रिसर्चर है वो कोशिश ये करता है कि वो बायस फ्री होकर और अपनी जजमेंट से फ्री होकर उस बात को एक्सप्लेन करे। जैसे वेलकोट ने रियलिस्टिक एथनोग्राफी यूज की थी टू स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ अ कमेटी अपॉइंटेड टू सेलेक्ट अ प्रिंसिपल। और अब उसने वो खुद उसका पार्ट नहीं था बल्कि उसने आगे उस चीज को रिपोर्ट किया कि क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या इश्यूज थे जो एक सिलेक्शन कमेटी ने फेस किए या फिर जब उन्होंने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया था। Next we have is केस स्टडी एथनोग्राफी। बेसिकली केस स्टडी जैसे हमें पता है कि हम एक मतलब प्रॉपर एक पास से लेके एक इंडिविजुअल को आप स्टडी कर रहे हो, तो एक पूरा रिसर्च मेथड है ये, ठीक है। तो केस स्टडी एथनोग्राफी में ये होता है कि आप जो है ना केस स्टडी के थ्रू भी आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो, इंफॉर्मेशन मतलब एक पर्सन के बारे में आप उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हो। जैसे कि द केस स्टडी इट कैन बी इन कल्चर सोसाइटी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिलीव या प्रैक्टिसेस उनकी क्या हैं, क्या इंटरेक्शंस है। जैसे कि रिसर्च बाय कॉस ऑफ 4 मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ हु हैव रीडिंग डिसेबिलिटीज। उसने देखा था मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को जिनको रीडिंग डिसेबिलिटीज थी, तो उसने ये फैक्टर्स इस स्टडी ने एग्जामिन किया उन फैक्टर्स को जिसकी वजह से मतलब उन बच्चों के अंदर रीडिंग डिसेबिलिटीज आई थी। तो लाइक हम केस स्टडी के थ्रू एक प्रॉपर लाइक एक्सटेंसिव सी स्टडी हो जाती है कि आप पास्ट के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से कलेक्ट कर सकते हो कि कोई डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स तो नहीं मतलब कैसे अचीव किए थे, बर्थ में कोई इश्यूज तो नहीं थे। इवन स्कूल के उससे भी आप टीचर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि किस तरह से बाकी स्टूडेंट से ये लैग बिहाइंड कर रहा था, कि आप हर चीज़ पे आप इस तरह से फोकस कर सकते हो। ये भी एक टाइप ही है। अगर हम प्रोसीजर ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करें तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई अ रिसर्च क्वेश्चन। जैसे हम बाकी रिसर्चेस भी अभी तक हमने प्रेजेंटेशंस देखी, तो हम सबसे पहले बेसिक यही चीज़ है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई अ रिसर्च क्वेश्चन, लाइक यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि आपने किस क्वेश्चन को आपने जो है एड्रेस करना है, आपने क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है, नया फिनोमेना आपने क्या एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई अ कंसेप्चुअल मॉडल, लाइक आपके माइंड में क्या कंसेप्चुअल मॉडल है जिसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को लेकर सारा कुछ चल रहे होंगे। Then you have to determine the location of your research, like आपने कौन से कल्चर को टारगेट करना है, कौन सी पॉपुलेशन को आपने कौन सा और आपने ये भी देखना है कि मतलब आप उसको क्योंकि आपको फॉरेन एक कल्चर में वो एक्सेस भी नहीं मिल जाती, तो आपने ये चीज़ भी बड़े उससे देखनी है कि आप सही तरीके से आप उसका जो लोकेशन है उसको आप लाइक उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। formulation of presentation method, next you have to अब आपने एक कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया, now you have to
present in that culture. तो आपको आप उस culture में आप कैसे present होगे, whether your role will be an overt and or either it will be covert, कि वहाँ के लोगों को पता होगा कि they are being researched और you are researching on them, और या फिर आप अपने role को hidden रखोगे और आप उनमें उनके culture में जाके participate कर रहे हो और आप उनको observe कर रहे हो. Acquired permission and access. Then you have to acquire permission and you have to get access to that culture. ठीक है, अब इसमें भी टाइम आपको लग सकता है क्योंकि आपको कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं मिल रहा, आपको ऐसा ट्रस्टवर्दी कोई सोर्स नहीं मिल रहा जो आपको या कोई ऐसा है जो आपकी इंफॉर्मेशन को मतलब आगे वो ना कर दे, डिस्क्लोज ना कर दे. तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि आप किस मेंबर पे आप डिपेंड कर रहे हो फॉर योर इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड पार्टिसिपेट. ठीक है, जब आपने एक सेक्स ले ली कल्चर के अंदर, आपको अब नेक्स्ट आपने ऑब्जर्व करना है और पार्टिसिपेट करना है. फिर उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आ जाती है और फिर आप ड्रॉ कंक्लूजन करते हो. ओके, अगर हम डेटा कलेक्शन की स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले एंट्री, तो वही मैंने बात की कि आप एक उसमें एंट्री मतलब आप उसको मिल गई आपको एंट्री, देन यू हैव टू पार्टिसिपेट. ठीक है, ये एक डेटा कलेक्शन का बेसिकली एक स्टेप है. ठीक है, कि आप और ज़्यादा प्रेफरेबल भी है कि आप पार्टिसिपेट करें उस कल्चर में, क्योंकि आपने एक चीज़ को नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल सेटिंग में देखना है. देन यू हैव टू सेलेक्ट एंड सैम्पल, लाइक यू हैव टू सेलेक्ट दोज मेंबर्स जो कि आप जिनको आप सेलेक्ट करके आप पूरी उनको जो है जर्नलाइज कर सको कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं और पूरे कल्चर के. ठीक है, उसके बाद आप इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हो. ठीक है, डेटा कलेक्शन में जहाँ पर अगर आपको एक्सेस नहीं मिल रही तो आप मे बी उस पार्टिसिपेंट से जिसने उस कल्चर और फिनोमेना को देखा है, उनके बिलीव्स एटीट्यूड के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन है, आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. देन एनालिसिस ऑफ आर्काइव्स एंड रिटन रिकॉर्ड्स, कि आप प्रीवियस रिकॉर्ड से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. ठीक है, अब अगर हम एंट्री की बात करें तो बेसिकली जो एथनोग्राफर है वो नेटिव्स के साथ रहता है उस कल्चर के अंदर, उनकी लैंग्वेज पर फोकस करता है, कि उनके किनशिप टाइज पर, उनकी जो बिलीव्स हैं उनके पर फोकस करता है. ये एक नेचुरलिस्टिक अप्रोच है जिसमें एक आर्टिफिशियल जो है कोई कंट्रोल्ड कंडीशंस नहीं होती. ठीक है, क्योंकि आपने एक नेचुरल सेटिंग में ही एक फिनोमेना ऑब्जर्व करना है. उसके साथ साथ जो आपको उस कल्चर के अंदर एक्सेस देगा, दैट फैसिलिटेटर, दैट मीडिएटर कैन बी अ चीफ, कैन बी अ प्रिंसिपल, कैन बी अ डायरेक्टर, टीचर और अ गैंग मेंबर, एंड शुड हैव सम क्रेडिबिलिटी विद द ग्रुप. लाइक उसकी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि और आप भी उस पर ट्रस्ट कर सकते हो. ठीक है, और जो ग्रुप जिस कल्चर में वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो उसके साथ भी उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए एज एन एक्नॉलेज फ्रेंड और एसोसिएट, के उनके बारे में, उनकी लैंग्वेज, उनके बिलीव्स के बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दे. नेक्स्ट यू हैव टू पार्टिसिपेट. लाइक पार्टिसिपेशन में वही बात कि आपने उस कल्चर के अंदर पार्टिसिपेट करना है, आपने प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपने उसके अंदर उस कल्चर के अंदर पार्टिसिपेट करना है. एथनोग्राफर जो है ना फील्ड में कोई 6 मंथ्स रहता है या उससे ज़्यादा, वो अपने रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है कि ये उससे मतलब टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है. और फॉर्मल सेटिंग में जैसे स्कूल या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो ये पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है. ठीक है, फिर सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग में जैसे बात की कि पहले बात की कि आपने इस तरह के लोगों को आपने उसमें से सैम्पल करना है, सिलेक्ट करना है जो आप उनको पूरे कल्चर के ऊपर जनरलाइज भी कर सको. जैसे यहाँ पर जो अप्रोच जो एथनोग्राफर यूज करते हैं वो जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग को यूज करते हैं टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मेंबर्स हैं, टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेंबर्स ऑफ द कल्चर, और वो रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर ही बेस कर रहा होता है. नेक्स्ट जो एक और डाटा कलेक्शन की टाइप है जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो वो इंटरव्यूइंग है, जिसमें आप इंटरव्यू मतलब डायरेक्ट कॉन्वर्जेशंस के थ्रू इंटरव्यू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो. ठीक है, दे कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ठीक है, इनफॉर्मल में तो ये होता है कि जो एथनोग्राफर है वो स्टार्ट करता है विद नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चन. लाइक आप अभी गए हो तो आपने पहले उनसे जाते साथ तो आपने सवाल नहीं करना शुरू कर देने के जो आपके मतलब आप प्रोबिन तो नहीं जल्दी से करना शुरू कर दोगे, बल्कि पहले तो आप उनसे एक रेपो बिल्ड करोगे, आप उनके साथ एक बॉन्ड बनाओगे, आप उनके बारे में जानोगे, एंड देन यू विल प्रोसीड टू मोर थ्रेटनिंग क्वेश्चंस जो कि
आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि एथनोग्राफर शुड टेक क्यूज फ्रॉम द टोन ऑफ इंटरव्यू, कि वो उसको उसकी टोन से भी पता चल रहा होता है कि वेदर जो हम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है बंदा, वेदर ही और शी इज हेजिडेंट, और वो किसी तरह की रिलक्टेंस शो कर रहा है, और उसके एटीट्यूड क्या है, क्या फीलिंग है उस टाइम पे, तो उसका भी आपको पता चल रहा होता है। अच्छा, एक और जो बेसिकली एक और जो डाटा कलेक्शन का मेथड है, ठीक है, जिसके ऊपर और आप जो है रिलाई कर सकते हो, वो है एनालिसिस। सलवा, आपका कोई क्वेश्चन है? एक और जो आपका हमने मुझे ये याद है कि हमने आप क्लास नहीं कहा था कि we will invite question at the end of the presentation, so let her complete the presentation. ओके, नेक्स्ट एक और जो हमारे पास जो था डाटा कलेक्शन का मेथड था, वो है एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल्स, कि आप लाइक एग्जिस्टिंग जो पहला मटेरियल्स हैं उन पर भी आप रिलाई कर सकते हो। जैसे लिटरेट सोसाइटी में रिटन डॉक्यूमेंट्स बहुत वैल्यूएबल सोर्स समझे जाते हैं और टाइम सेविंग सोर्स समझे जाते हैं डाटा कलेक्शन का। जैसे स्कूल रिकॉर्ड टेल वेयर द स्कूल हैज बीन, इट्स प्लान टू बी इन फ्यूचर, ठीक है, उसके लेसन प्लान, होमवर्क, ऐसे इनके बारे में जो है ना, ये एक रिवीलिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताते हैं अबाउट स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये भी आप इसके थ्रू भी आप मतलब डाटा कलेक्ट कर सकते हो, मतलब थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन किसी कल्चर के बारे में आप जान सकते हो कि किस तरह के उनके प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस हिस्ट्री उनके बारे में क्या कहती है। देयर आर टू परस्पेक्टिव्स, यहाँ पर दो परस्पेक्टिव आते हैं बेसिकली। एक आता है एमिक व्यू। एमिक व्यू बेसिकली वहाँ के जो सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनका व्यू ले रहे होते हो, कि जहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जेंडर परस्पेक्टिव ऑफ वुमेन इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान पे बात कर रहे हो, तो आप वहाँ के जो सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सिर्फ उनका व्यू ले रहे हो, ठीक है। आपकी ये एक लाइक जो है ना, आप कल्चर स्पेसिफिक होगा कि सिर्फ एक ही कल्चर पे आप बात कर रहे हो, ठीक है। जबकि एथिक व्यू जो है ना, वो इसमें ये होता है कि आप एक मतलब किसी और कल्चर के साथ भी आप मतलब उनसे भी इंफॉर्मेशन लेते हो, वहाँ के लोगों से, कि वो इस चीज़ को, कि जेंडर पर्सपेक्टिव्स पे उनका क्या स्टांस है, उनकी क्या, वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो आप इस पर भी बात, मतलब उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप जैसे आप क्रॉस कल्चरल उस चीज़ को आप जर्नलाइज करने के लिए, कि नहीं, आपने एक और कल्चर से भी इंफॉर्मेशन ले ली। अगर आप एमएक्यू के थ्रू कर रहे हो तो आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक कल्चर के थ्रू को टारगेट किया है। लेकिन आप एथिक व्यू का एथिक पर्सपेक्टिव यूज करते हो, तो उसके थ्रू फिर आपको जो है ना दूसरे कल्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और ज़्यादा एक आपकी जर्नलाइजेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ, किसी और कल्चर में भी ये उनके ये पर्सपेक्टिव्स हैं, और थोड़ा आप जर्नलाइज उसको चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। ओके, रिस्क एंड डिफिकल्टीज की अगर हम बात करें, तो कम्युनिटी एंट्री कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब आपको फॉरेन जाते साथ ही किसी कम्युनिटी में एक्सेस नहीं मिल जाएगी कि आ जाएं आप, हम पे रिसर्च कर लें, या आपको फॉरेन ही कोई सोर्स नहीं मिल जाएगा जो आपको उसमें ले जाए, और आप उसको उस कल्चर को या उस सोसाइटी को, कम्युनिटी को आप जो है ना अप्रोच कर लें। तो आपने अपनी स्टडी प्लान करने से पहले ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि मतलब ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, तो आपने हर चीज़, मतलब इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में पहले रखना है कि मुझे ये इश्यूज फेस हो सकते हैं, और मतलब मैंने पहले आपने आपको इस बात पर मेंटली रेडी रखना है। टेंशन बिटवीन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी इफेक्ट करते हैं डाटा कलेक्शन, क्योंकि इन जो ग्रुप्स हैं वो आपको डाटा सही से नहीं दे रहे, ठीक है, या उनके दरमियान में कोई राइवलरी आ गई है, कोई लड़ाई हो गई है, तो उस वजह से भी आपका डाटा कलेक्शन तो वही रुक गया ना। मतलब आप वो लड़ाई करेंगे या वो अपनी टेंशन सॉल्व करेंगे, तो आपको डाटा कलेक्शन तो मुश्किल होगी ना। उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन का एक जो है वो एलिमेंट आता है कि अगर उनको पता चल गया है कि वो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय यू एंड यू आर एन रिसर्चर, तो वो अपने बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो उस तरह पर शायद मे भी बिहेव ना करें जिस तरह की वो एक नेचुरल सेटिंग के अंदर बिहेव कर रहे हैं। और नेक्स्ट इज द फैसिलिटेटर और होस्ट कम्युनिटी जो है वो भी जो रिसर्चर है उसका रोल क्लैरिफाई करने में थोड़ा मतलब उनको भी डिफिकल्टी है कि आपका अगर कि वो किस तरह से बताए कि ये एक रिसर्चर है, अगर मतलब वो
हिडन नहीं रखना आपके रोल को, तो वो भी आपके रोल को थोड़ा क्लैरिफाई करने में मतलब उसको इशू आ सकता है कि अगर पार्टिसिपेंट्स के इतने कंसर्न हो सकते हैं कि हमारा डाटा तो नहीं लीक होगा या हमारे मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज, तो वो इस तरह से भी फिर प्रॉब्लम हो सकता है। रिसर्चर्स की अपने फेयर्स, एंगेजमेंट या एंग्जाइटीज, ठीक है, अब वो एक नए कल्चर में गया तो उसको वहां पर जाके लैंग्वेजेस के कोई बैरियर्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, वो उस कल्चर से बिल्कुल नावाकिफ है, उसे नहीं पता कि वहाँ के लोगों की क्या बिलीव्स हैं क्या, तब भी उसको फेयर होगा या एंग्जाइटी होगी कि डाटा कलेक्शन में, तब भी उसकी डाटा कलेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर हम रिसर्च क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह के रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं। What are the factors that affect adolescent drug use in the school colleges of Pakistan? What patterns or practices does the teacher construct to offer opportunities for learning in school colleges of Pakistan? What are the problems faced by teachers in schools in dealing with children of intellectual disability? What are the language barriers for students in schools who belong to different cultural or ethnic backgrounds? Or how students in a US school respond to a substitute teacher? और यहाँ पर कुछ बिजनेस एथनोग्राफिक से भी कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं, जैसे what do people of Lahore enjoy about a product or a service, या what are the points a health manufacturer should keep in mind in designing their products for the target market of Pakistan. And this is all from my side, and after that I will present, after Sumra I will present researchers. Okay, now I am inviting questions. First is from Hamna. जी जी हमना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बात की कि 6 मंथ्स जो है वो टाइम लग सकता है इस इथनोग्राफिक रिसर्च में, तो मिनिमम टाइम क्या होगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इट लुक्स लाइक अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च, तो अगर हम इफ वी डू नॉट वांट टू कंडक्ट अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब हम वो नहीं करना चाहते, तो उसके लिए अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन था कि जो है इसका टाइम क्या होगा ना, तो टाइम आपके रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मिनिमम आप मतलब जो है 6 मंथ्स तक आप रह सकते हो कल्चर में, ठीक है, मगर आपके रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैंने वो स्कूल की बात की कि स्कूल पे अगर आप कोई काम कर रहे हो स्कूल, तो वहाँ पर आपका वो जो पीरियड है वो थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। और सेकंड आपका क्वेश्चन क्या था हमना? Let me say something. Yes, ma'am. ये इस बुक को कंसल्ट किया, वहाँ पर मिनिमम 6 लिखा हुआ है, लेकिन मिनिमम 3 मंथ भी हो सकता है। और एट टाइम आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में भी एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, उसमें 1-1.5 महीना भी लोगों ने की भी है, इतने टाइम पर भी। लेकिन अगर आपने किसी कल्चर को ऑब्जर्व करना है, तो जो कि इसमें ये एंथ्रोपोलॉजी में सब हॉट फेवरेट है मोड ऑफ रिसर्च, तो उसके लिए 6 मंथ इज द बेस्ट टाइम। ओके, ठीक है जी जी। सेकंड क्वेश्चन क्या था? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरह ही लग रही है ना, उसी रिसर्च की तरह जो हमने पिछले बेसिकली हम ना एथनोग्राफिक रिसर्च एक मतलब स्टडी है, मेथड है, उसमें आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हो। ज़्यादा प्रेफरेबल यही है कि आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि एक फिनोमेना जिसको आप खुद रियल लाइफ में खुद ऑब्जर्व करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस होगा ना, एज कम्पेयर कि अगर आप नहीं करना मतलब आप कोई और आपको बता रहा है। तो इस तरह भी हो सकता है, जैसे मैं रियलिस्ट एथनोग्राफी की बात करी थी, उसमें वो थर्ड पर्सन स्टोरी को आगे नरेट करता है, वो सेटिंग का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो आप डिफरेंट सोर्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम एथनोग्राफिक रिसर्च को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ ही लेते हैं, उसके वो एथनोग्राफिक रिसर्च नहीं प्रेफरेबल वही होता है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम असगर। जी असगर। अस्सलाम वालेकुम रबात। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आपने कहा कि इथनोग्राफिक रिसर्च के जरिए से जो है हम डिफरेंट कल्चर्स और उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो माय क्वेश्चन इज कि जैसे कि आजकल लॉकडाउन है और कोविड का सिचुएशन है, तो क्या हम इसको ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं?
हाँ जी बिल्कुल, इसकी ऑनलाइन एथनोग्राफी एक टाइप है रिसर्च, इसको आप ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं। और किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं उसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, बट ये कि मुझे ये पता है कि एक ऑनलाइन एथनोग्राफिक रिसर्च की थ्रू Asghar, I आप would like to answer your question, Rabat. Can I take it forward? जी Yes, जी जी thank ये जो है, जब हमने रिसर्च हम कर रहे थे इस टॉपिक को, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे प्रेजेंटेशन के लिए, तो ऑनलाइन के लिहाज से हमारे सामने ये चीज़ें आई थी कि जो चैट रूम्स होते हैं और जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो अलाउ करते हैं चैट रूम्स अपने, या कमेंट बॉक्सेस नीचे अलाउ करते हैं, तो उसमें रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेट करता है, और बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चंस वो फिर जो है जो चीज़ वो मैयर कर रहा होता है, या जिस चीज़ को वो ऑब्जर्व करना चाहता है या क्वालिटेटिवली मैयर करना चाहता है, तो वो इसी तरह उन चैट रूम्स में और ऑनलाइन कमेंट बॉक्सेस में या वेबसाइट्स पे जाके वो करता है और फिर अपना एनालिसिस देता है और रिजल्ट देता है। थैंक यू फॉर और लेकिन इसमें फोकस जो होगा, वो जो फोकस होगा वो उनकी ऑनलाइन चैटिंग ही होगा, लेकिन उसकी बेस पे आप वो इफ दे बिलोंग टू से पाकिस्तान और मुस्लिम कल्चर और ज्यू कल्चर और क्रिश्चियन कल्चर, उसकी फिर आप उसकी जनरलाइजेशन उस लेवल पर नहीं जाएगी। सिंपल यही होगा, पर्सन बिलोंगिंग टू दिस कल्चर और चैट रूम में क्या कर रहा है ना। यस मैम, वो स्पेसिफिक हो जाएंगे रिजल्ट बहुत मैम, क्योंकि वो एक मतलब जनरलाइजेबिलिटी उनमें नहीं होगी, लेकिन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस अगर वो ये एंथ्रोग्राफी जो है वो कंडक्ट करना चाहता है, क्वेश्चन ही ये होगा कि हाँ, उस चीज में रिसर्च क्वेश्चन ही ये होगा कि हाउ पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू दिस। यस मैम, इसी टाइप, यस मैम, दैट इसी काइंड का होगा। ओके, नेक्स्ट इज करसम। अस्सलाम वालेकुम रबात। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे पूछना था कि आपने मेंशन किया कि दो पर्सपेक्टिव्स हम लोग लेते हैं ना इस मेथड में, एक एटिक है और एक एमिक है। तो मुझे पूछना था कि हम ये दोनों पर्सपेक्टिव्स एक साथ लेते हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक ही हम लोग एट अ टाइम चूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट होगा इन दोनों में। ऑब्वियसली इन दोनों के व्यूज, अगर हम लोग एक कल्चर के लोगों से व्यूज लेते हैं तो उनके जो व्यूज हैं वो डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू दोज जो कि किसी और कल्चर के लोग हमें किसी और कल्चर के बारे में बताएंगे। देखिए ये भी आपके रिसर्च क्वेश्चन पे ही है ना। अब आपने अगर एमिक पर्सपेक्टिव से अगर आप कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक कल्चर को ही टारगेट कर रहे हो उस टाइम पे, और सिर्फ आप उसको उसकी जो है इंफॉर्मेशन आप जो है वो बता रहे हो। जबकि जब आप एटिक पर्सपेक्टिव पे बात करते हो ना, तो आप दोनों मतलब जो है उसमें उस फाइंडिंग को मतलब आप क्रॉस कल्चरली देख सकते हो कि दूसरे कल्चर्स में उसमें क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, तो मतलब दोनों को आप एट अ टाइम भी यूज कर सकते हो कि अगर आपने क्रॉस कल्चरली उस फाइंडिंग को जर्नलाइज करना है तो। ओके ओके, थैंक यू। जी फातिमा नेक्स्ट। रबात, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने जो एमिक और एटिक पर्सपेक्टिव की बात की है, इसमें ये एथिक पर्सपेक्टिव से आपने ये कहा है कि हम एक तो हो गया ना जिस कल्चर में आप जा रहे हो उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, दूसरा ये कि आप उनसे इंफॉर्मेशन लोगे उनके कल्चर के मुताबिक भी, और उनसे ही लोगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट अदर कल्चर्स। आप इसको एक्सप्लेन कर दो, पॉइंट समझ नहीं आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव्स की मैंने बात की ना, एक एमिक पर्सपेक्टिव, एक एटिक पर्सपेक्टिव। एमिक पर्सपेक्टिव बेसिकली जो वहाँ के सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं ना, आप उनका ही व्यू जो है आगे बता मतलब ले रहे हो। ठीक है, कि उनका किसी चीज़ के बारे में, जैसे जेंडर पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रही थी कि उनका उसके बारे में क्या व्यू है। जबकि जब आप एटिक वाले की बात करते हो ना, तो आप लाइक उसमें आप जो है ना आउटसाइडर कम्युनिटी का व्यू भी लेते हो। ठीक है, आउटसाइड कल्चर का व्यू भी लेते हो कि उस सिर्फ उसी कल्चर के लोगों का नहीं, तो आप दूसरे कल्चर के बारे में से भी व्यू ले रहे होते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तानी कल्चर को स्टडी कर रहा है तो इंडियन कल्चर के लोग क्या व्यू रखते हैं पाकिस्तानी क्या कल्चर व्यू के रखते बारे हैं, आप उसका मतलब एक आपको क्रॉस कल्चरल जो आपको एक यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन मिल जाती है बिहेवियर्स की कि हाँ इस हमारे कल्चर में ये चीज़ हो रही है तो ये दूसरे कल्चर में भी ये चीज़ हो मतलब जो है उसके आपको एक जर्नलाइजेबिलिटी मिल जाती है कि हाँ दूसरे कल्चर में भी ये फिनोमेना इस तरह हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। जी नेक्स्ट गुल। Assalamualaikum. Rabat, my question is that does ethnography include interaction between cultures or not? हाँ जी, आपने इंटरेक्ट करना होता है ना
कल्चर के मतलब आप इंटरेक्ट करोगे तभी आप जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होगे ना, पार्टिसिपेट कर रहे होगे, इंटरेक्ट कर रहे होगे मेंबर्स के साथ, आप उनकी लैंग्वेज सीख रहे हो, आप उनके साथ एक नहीं, गुलरुख का क्वेश्चन नहीं आप अंडरस्टैंड की। मुझे जो मैम? समझ आ रहा है, आप ये कह रही हो कि इज इट एन इंटरेक्शन बिटवीन टू कल्चर्स, आप ये कह रहे हो? यस मैम, इसमें ये इंक्लूड होता है यानी सिर्फ एक ही कल्चर को लेकर हम स्टडी कर रहे होते हैं, यानी दो कल्चर्स के दरमियान कल्चर को इंटरेक्शन लेकर स्टडी करते हैं। एथनोग्राफी में हम एक कल्चर को लेकर स्टडी करते हैं, एक स्पेसिफिक कल्चर को, ठीक है। और एक हाँ जी आप बोलो। आ गई समझ। कि एथनोग्राफी में अरूज, अरूज। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा रबात, मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग एनालिसिस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। जो आपने रिकॉर्ड्स की बात की, तो आई वांटेड टू आस्क कि जो रिटन रिकॉर्ड्स, इज इट लाइक डिस्कोर्स बेस्ड एनालिसिस या फिर वो सिर्फ इसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं? क्योंकि पीछे आपने कुछ मीनिंग और इस तरह की बात की, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड। नहीं, आपने जस्ट मीनिंग उस कल्चर के बारे में जनरेट करने के लिए कि वहाँ के कल्चर्स की क्या मतलब, जैसे एक जो आर्काइव्स हैं, ये इस तरह से जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये एक टाइम सेविंग सोर्स बन जाते हैं ना, कि इस कल्चर के बारे में पहले क्या बात, मतलब आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसमें ईजी हो जाती है। तो ये बेसिकली उसके अकॉर्डिंग है। अरूज, आपका ये आंसर नेक्स्ट मेरी स्लाइड्स में हो जाएगा। जब मैं अपना पार्ट प्रेजेंट करूंगी ना, तो फिर इसका आंसर आपको फर्दर भी क्लेरिफाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट सलवा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आगे जब आपने बताया कि हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं तो ऑलवेज हमेशा एक लिटरेचर रिव्यू हम देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड क्या है या रिसर्च के लिए कौन सी टारगेट पॉपुलेशन है, या हम सिलेक्ट करके जाते हैं जो हमारी अर्लियर प्लानिंग होती है। तो जब आपने कहा कि कोई रिसर्चर पार्ट रिसर्च बनता है, तो वो उस टाइम पे भी सिलेक्शन कर रहा होता है कि ये लोग हैं जो बेटर रिप्रेजेंटेटिव द ट्राइब हैं या टारगेट है। तो अगर रिसर्चर उस टाइम पे सिलेक्शन कर रहा है, तो ये चीज रेंडमाइजेशन को कैसे जो है वो एड्रेस करती है? क्योंकि अगर आप खुद सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें आपकी पर्सनल बाइसनेस सब्जेक्टिविटी आ रही है, तो ये तो रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी पे इफेक्ट कर जी बिल्कुल, ये सकती है ना। मेथड का ड्रॉबैक भी है, और ये समरा भी अपने उसमें बताएंगे लिमिटेशंस के, मतलब क्योंकि आप उस टाइम पे सिलेक्ट भी कर रहे हो, ठीक है, और रैंडम सिलेक्शन हो रही है, तो आपकी इसके वैलिडिटी इश्यूज आ जाते हैं। फिर आप मतलब थोड़ा मतलब एक सिलेक्ट करके आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि आप सब पे आप जनरलाइज कर लो, तो ये वैलिडिटी इश्यूज में आ जाता है। तो मेरा मतलब मुझे सिर्फ यही कंफ्यूजन है कि ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें हम मतलब बीइंग अ रिसर्चर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी और ट्राइब फॉर सम टाइम, हम उस टाइम पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं अपने सैंपल की। एक मिनट, अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, सॉरी। मतलब आप कह रही हैं कि उस टाइम पे भी हम जाके अपने सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, हम उस जी, हमें उस टाइम पे हम एक कल्चर में गए हैं, तो हमें पता लगेगा ना कि ये हमें इस हमारे माइंड में एक क्वेश्चन है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये मतलब इस ये सैंपल हम सिलेक्ट करें, ये लोग सिलेक्ट करें जो हमें इस कल्चर के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि हम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उस कल्चर के बारे में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है पूरे कल्चर का, पूरी पॉपुलेशन का। मतलब मैं ख्याल से वर्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहो, आप ये कहो कि ये वो है कि जो कि आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर टू योर क्यूरीज इससे मिल सकती है, ये बात बेहतर वर्ड हो। ओके, नेक्स्ट इज सदफ। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे क्वेश्चन ये पूछना था सलमा कि कुछ आप कहना चाह रही थी आप? सॉरी सदफ, मैं सलमा का कुछ और? मैम मैं ये कह रही थी कि रिप्रेजेंटेटिव की वजह से भी मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वो चीज थे ना, लेट द अदर स्टूडेंट आंसर इट, क्योंकि उस वक्त वो चीजें वो कह रही है ना एड्रेस करेगी वैलिडिटी एंड लायबिलिटी इश्यूज, ठीक है। बात से सेट कर रही थी कि मुझे ये इशू था। अच्छा ठीक। सदफ। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने रबात केस स्टडी एथनोग्राफी की बात की, तो हम लोग केस स्टडी एथनोग्राफी और सिंपल केस स्टडी मेथड यूज करते हैं। और एक और बात
फातिमा से आपकी आवाज बहुत हो गई थी। केस स्टडी एथनोग्राफी और केस स्टडी में क्या डिफरेंस है, ये हाँ, पूछ रहे हो? सिंपल केस स्टडी मेथड में हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। और ओके एक और बेटा ये क्वेश्चन था। इसका जवाब मैं ये दूंगी कि ये मैं सबको यही कहती हूँ कि जब आप कोई इससे प्रीवियस मेथड से अगर आपने डिफरेंशिएट कराना है तो आप कराओ। जब कोई आगे आने वाले मेथड से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रही हो तो वो जब वो मेथड आएगा उस वक्त आप पूछो कि जी इसका एथनोग्राफी से क्या फर्क है। तो वो चीजें क्लियर होंगी जब दोनों मेथड के बारे में लोगों को पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयशा आजम। मैम मेरा एक और क्वेश्चन था। जी बेटा। बात मैंने फातिमा की क्वेश्चन से रिलेटेड पूछना था कि फातिमा को आपने जैसे बताया कि हम दो कल्चर्स को करेंगे कि दूसरे कल्चर को भी देखेंगे। तो अगर हम इंडिया के कल्चर के बारे में बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, तो हम डाटा कैसे लेंगे उनसे, उस कल्चर से किस तरह से हम डाटा कलेक्ट करेंगे? अगर आपके वहाँ पर कोई ऐसा जो जानने वाला है, आप उसको इंटरव्यू कर सकते हो, जो उस कल्चर का पार्ट रहा है, उसने उस वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो उन लोगों की लैंग्वेज, उनके एटीट्यूड्स, उनके हर चीज़ से वाकिफ़ है, तो आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया में जाओ और आप इंफॉर्मेशन दो, आप जो है उस तरह से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट जो मेथड्स है डाटा कलेक्शन के मतलब ज़रूरत के टाइम पे आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, केस स्टडी भी कर सकते हो, इंटरव्यू भी कर सकते हो, आर्काइव्स पे भी बेस कर लेते हो। तो दैट इज द आयशा आजम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक रिसर्चर एक लॉन्ग टाइम के लिए कल्चर को स्टडी करता है, उसके टाइम बिंग भी जो लोगों के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो एज अ रिसर्चर वो अपना पर्सपेक्टिव भी उसमें डाल सकता है या नहीं? अपना पर्सपेक्टिव मतलब अपना पर्सपेक्टिव देना मतलब एक काइंड ऑफ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ को नेचुरली वो कर रहे हो ना। फिर एक तो सब्जेक्टिव बायस, जैसे आप बायसनेस वाला बात कर रहे हो कि आप बायस्ड हो जाओगे। ठीक है, तो अपना पर्सपेक्टिव नहीं देखना, आपने जो नेचुरली ऑब्जर्व किया आपने उसी को रिपोर्ट करना है। ठीक है, आपने अपना सब्जेक्टिव जजमेंट से या पर्सनल जजमेंट से आपने कोशिश करनी है कि आप बायस्ड फ्री होके ही बात करो। मीन्स कि अगर उनकी जजमेंट उनकी फॉर द टाइम उनकी चेंज हो जाए, पहले उनकी कुछ और थी फिर बाद में कुछ और हो गई, तो इसमें लेट मी आंसर दिस। वो पर्सनल रिफ्लेक्शंस जो है ना वो बिल्कुल लिखी जाती हैं एथनोग्राफिक रिसर्च में। ओके। असफा हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। अरबाज, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एमिक और एटिक को डिफाइन किया, तो एमिक में बात हो रही थी कि वो डिफरेंट जो है कल्चर्स, उसके ओपिनियन लिया जाएगा दूसरे कल्चर का। मुझे इसमें कंफर्म ये करना था कि हम दो कल्चर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं या जस्ट हम दूसरों से रिव्यूज ले रहे हैं अपने कल्चर के? देखिए, कंपैरिजन के लिए तो अगर आप कर रहे हो ना, तो फिर तो आप एटिक पॉइंट को भी साथ इन्वॉल्व करोगे कि वो एक आपको कंपैरिजन क्रॉस कल्चरल आप उसको चीज़ को देखना चाह रहे हो। वरना अगर आप सिंगल कल्चर को ही देख रहे हो, लाइक आप अपने कल्चर को ही देख रहे हो, ठीक है, तब तो आप एमिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चलोगे। ठीक है, और अगर आपको ये है कि मैंने इस कल्चर, इसके बाकी कल्चर्स इस बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, तो फिर आप उस व्यू को भी इंटीग्रेट कर सकते हो और उस व्यू को भी लेके चल सकते हो। तो let me say something. देखो, there is no cross cultural comparison. There is no, हम जब ये बात कर रही है ना, तो इसका ये मतलब ये है कि आपने एक एथनोग्राफिक स्टडी की, आपने एक कल्चर के अंदर या एक कम्युनिटी के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिटी का वर्ड ज्यादा बेहतर तौर पे यूज किया जाता है, उसमें आप एंटर होते हो, वहाँ के किसी भी उस कम्युनिटी का क्या कल्चर है उसको आप ऑब्जर्व करते हो, यू बिकम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, आप उनके साथ दिन और रात गुजारते हो और आप देखते हो कि उस कम्युनिटी का कल्चर क्या है। दैट कम्युनिटी कैन बी वर्क प्लेस, दैट कम्युनिटी कैन बी कोई मोहल्ला, कोई स्ट्रीट, कोई गांव, इस तरह करके ना, जो जहाँ के लोग आपके लिए अप्रोचेबल, इवन एक सिटी भी एट टाइम हो जाता है, स्मॉल सिटी, बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी लोग करते हैं, लेकिन वो इतना सही तरह आपका उसमें
वो नहीं होती, ग्रिप नहीं होती, यू आर नॉट ओरिएंटेड टू ईच एंड एवरीथिंग। सो स्मॉल कम्युनिटीज, विलेजेस वगैरह में ये ज़्यादा किया जाता है। और उसमें जो ये बात करनी वो ये करनी है कि आप इस कम्युनिटी में खुद तो रह कर आपने एक ओपिनियन ले लिया, आपने कम्युनिटी के लोगों से भी अपने कोई क्यूरीज इनफॉर्मल और फॉर्मल इंटरव्यूज के थ्रू कलेक्ट कर ली। उसमें अगर आप एथिक अप्रोच ले करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे कि आप किसी और कम्युनिटी के लोगों से भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको आप पढ़ रहे हो उसका बारे में ओपिनियन लोगे। ये नहीं होगा कि कम्युनिटी 1 में क्या हो रहा है, कम्युनिटी 2 में क्या हो रहा है, तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द कम्युनिटी। लाइक यूनिवर्सल आप एक्सप्लेनेशन ले लोगे। आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू भी आप ले सकते हो। ये बात हो रही है कि एक तो आपने अंदर रहकर आपको पता चला, आपसे आप ये कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर किसी मोहल्ले की गली की में आप एथनोग्राफिक स्टडी कर रहे हो, तो दूसरी गली के लोगों का उस गली के लोगों के बारे में क्या ओपिनियन है, इस किस्म की अप्रोच आप वो कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि गली नंबर 1 में ये हो रहा है तो गली नंबर 2 में ये हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया असफा? ओके, आयशा नसफा अपने हैंड लोअर कर दो। एमंत खटक। अस्सलाम वालेकुम। बात मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने कहा ना कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो क्या हम इसमें क्वांटिटेटिव डाटा भी ले सकते हैं? जैसे सपोज अगर हम लोग इसी कल्चर में क्वेश्चनायर्स अप्लाई कर लें जिसमें कल्चरल इंफॉर्मेशन हम उसके थ्रू गैदर करें। एमन, आपका ये क्वेश्चन ना नेक्स्ट मेरी पार्ट में जो है वो क्लेरिफाई होगा, तो अगर आपको फिर कोई क्वेरी हुई तो आप पूछना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। हैदर, तो आप क्वेश्चनर्स के Assalamu alaikum. एमन। वालेकुम अस्सलाम। So my question is, when doing psychological research and looking at the ethnographic method, can you speak a bit to the tragedy of analyzing diverse communities based on the Western disease model? सॉरी, मुझे सर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। आई कैन बेसिकली आप जब साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हो ना, वेस्टर्न डिजीज मॉडल जिस तरह के डीएसएम में लिखा हुआ है ना कि दिस डिजीज हैपेंस, तो ये वेस्टर्न मॉडल से हम डिजीजेस निकालते हैं, हम साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं एथनोग्राफी के, व्हिच इज एज यू आर सेइंग बेस्ड ऑन द कम्युनिटी। तो इसमें आपको इसकी कोई ट्रेजेडी या how else should I explain it कि सर आई एम रियली सॉरी, मुझे वेस्टर्न डिजीज मॉडल के बारे में इतना आइडिया नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा उसको। तो वेस्टर्न डिजीज मॉडल आपका DSM, आपका ICD, all your disorders given as per the symptomology of the West, such as depression, bipolar, schizophrenia. And when we look at our own communities, right, if you go to a community in rural Pakistan, they'll never have heard the word schizophrenia, right? So I'm asking you कि जब आप psychological research कर रहे हैं with these communities, इसमें आप थोड़ी सी ट्रेजेडी नहीं है कि अगर आप बाहर के psychological theories and concepts अप्लाई कर रहे हैं और उससे उन लोगों को उस पे जज कर रहे हैं? या मे बी ऐसा हो सकता है, बट मेरा मैम आप अगर इसमें मुझे कोई हेल्प करें, क्योंकि मुझे अच्छा, मैं इसमें ये कहूँगी कि हैदर, ये जो है ना ethnography research is not a good research methodology for the clinical population. ये more focused है towards the culture. तो ये इसलिए एंथ्रोपोलॉजी की फेवरेट रिसर्च मेथोडोलॉजी है। क्लिनिकल सैम्पलिंग, क्लिनिकल उसमें ऐसी नहीं होती है, एथनोग्राफिक स्टडीज नहीं, मैंने नहीं एटलीस्ट कभी देखी। और वो सर मुझे उस मॉडल का भी ऐसा आइडिया नहीं था जो आपने किया, तो एक्सप्लेन किया। Thank you, Dr. Anila. That is helpful in a way. Okay, next is Ayman, आपका तो अभी मैंने पूछ नहीं लिया। Why your hand is raised? महक। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बात एक छोटी सी एम्बिग्विटी थी, आपने रियलिस्ट एंथ्रोग्राफी की बात की। जी जी। तो उसमें आपने बोला कि वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, तो नॉन पार्टिसिपेंट मींस क्या वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होगी या रिसर्चर के बिहाफ पे कोई उसका कॉन्फिडरेट या कोई नहीं होगा नहीं, जो मैं पार्टिसिपेट? रियलिस्ट एथनोग्राफी पे जो है बेसिकली मैंने ये बात की ना कि जो है वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को करता है ना। आप ना प्लीज पहले क्वेश्चन रिपीट करें, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। मैंने बोला, आपने बोला था कि वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? ठीक है। तो कंफ्यूजन ये है, तो क्या वो मतलब नॉन पार्टिसिपेंट मींस वो नेचुरलिस्टिक होगी, यानी वो इंडिविजुअल जो है, जो रिसर्चर है, वो बस कल्चर में जा यानी पार्टिसिपेट किसी किस्म का नहीं कर रहा और अनडिस्गाइज्ड टाइप की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? सॉरी, डिस्गाइज्ड टाइप की ऑब्जर्वेशन है। और या ये होगा कि रिसर्चर के बिहाफ पे कोई और पार्टिसिपेट कर रहा है और एज अ थर्ड पर्सन रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो एज अ थर्ड पर्सन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है? उसके बिहाफ पे किसी और ने वहाँ पार्टिसिपेट किया जो उस कल्चर को सही से जानता है, ठीक है? और उसके बाद जो है ना वो आगे एज अ थर्ड पर्सन उस व्यू को एक ऑब्जेक्टिवली उस व्यू को नरेट करता है, ठीक है? फाइन, थैंक यू। फरियाद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे थोड़ी ये कंफ्यूजन थी कि जैसे इथनोग्राफिक का मतलब थोड़ी बहुत रिलेट हो रही है पार्टिसिपेंट बेस से। तो जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि मतलब जब हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, वो जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्वेशन जब कर रहा है, तो उसमें ये भी होता है कि कोवर्ट और ओवर्ट ऑब्जर्वेशन की भी बात थी ना। तो क्या इसमें भी होगा इथनोग्राफिक में? ऐसा हो सकता है कि जब वो हाँ मतलब जी, डेटा हाँ कलेक्ट जी, करे उस हाँ जी। कल्चर में वो इंफॉर्मेशन? अच्छा जी जी, ऐसा होगा, ठीक है? और मतलब वो उसको अपना रोल ये देखना है कि वो अपना रोल ओवर्ट रख रहा है या कोवर्ट रख रहा है, कि उसका वो रोल हिडन है वहाँ से, मतलब उनको पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता कि दे आर बीइंग रिसर्च्ड ऑन, और या फिर जो है वो उनको पता है कि वो जो है रिसर्च हो रही है उन पे, ठीक है? और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जैसे आप बात कर रहे हो ना, तो एथनोग्राफी बेसिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को यूज़ करता है, ठीक है? एथनोग्राफी स्टडी है और उसमें एक मेथड यूज़ होता है डाटा कलेक्शन के लिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो जैसे हमने पहले हमें सारा ने भी पढ़ाया था कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आगे जाके आप एथनोग्राफी में पढ़ते हो, तो लाइक इट इज़ द मतलब एक एसेंशियल पार्ट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एथनोग्राफी का। मतलब कि जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम हम पार्टिसिपेंट बेस्ड जो मेथड है वो भी यूज कर रहे होंगे। हाँ, आप मतलब आप प्रेफर पार्टिसिपेंट बेस्ड मेथड आप यूज़ कर रहे होगे, ठीक है? मोस्ट प्रेफरेबल यही कि आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आप खुद जो चीज़ पार्टिसिपेट करके करोगे वो आप अच्छा डाटा कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, देखो, थैंक यू। ethnographic research में the best mode of data collection is participant observation, और ये overt भी हो सकती है और ये covert भी हो सकती है। covert most of the time उस जगह पर होती है जहाँ पर things are sensitive। कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे से शिया सुन्नी के फसाद हो रहे हैं, या कोई कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस पे आप बात को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, या चाइल्ड अब्यूज को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, जहाँ पे सेंसिटिव इश्यूज आते हैं वहां पर, या इवन अगर किसी ऑफिस में आप देख रहे हो कि वाई पीपल आर लीविंग जॉब, तो वो ये ऑल दीज आर द सेंसिटिव इश्यूज। तो इन जगहों पर कोवर्ट इज अ बेटर टेक्निक। कुछ ऐसी जगह होती हैं, लाइक अगर आप कहें कि जी आप किसी शादी क्या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में शादी किस तरह होती है, या डेथ को किस तरह उसके रिचुअल्स क्या होते हैं, या डिफरेंट किस्म के जहाँ पे सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती, उन जगहों पे आप बड़े आराम से ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है फरियाद? यस मैम, थैंक यू। नेक्स्ट इज सुमन जहरा। मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? ठीक। मैम मेरा
से ही सवाल था। अभी जब फरियान ने किया, मैंने काफ़ी देर का हैंड रेज किया हुआ था, तो यही कि कहाँ पे हम लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं दैट इट इज़ एन एथनोग्राफिक रिसर्च एंड इट इज़ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्योंकि मेरा जो टॉपिक था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही था ना, तो उसमें भी यही था कि आप उन्हीं के कल्चर को, किसी फिनोमिना को उन्हीं के अंदर लेके एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी आपने इसमें ये चीज़ तो बता दी कि मतलब जब हम ओवर्ट और कॉवर्ट की डिस्टिंक्शंस करते हैं, तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में एथनोग्राफी यूज होती है, क्योंकि एथनोग्राफी में हम कल्चर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इज इट सो? बिल्कुल, मतलब आपने जो क्वेश्चन किया उसी में आपने साथ ही जवाब भी दे दिए कि एथनोग्राफी इज बेस्ड ऑन, उसमें मोड ऑफ डेटा कलेक्शन इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बट इट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द कल्चर, जबकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जैसा आपने अपने उसमें कहा था वो डिफरेंट सेटिंग्स में हो सकती है। ठीक है। ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रबात, जिस तरह आपने कहा ना कि अगर हम एक कल्चर को दूसरे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं, तो अगर दोनों कल्चर के आपस में क्लैशेस हो और वो उनके बारे में सही व्यू नहीं रखता हो ना, तो हम किस तरह की जो बाइसनेस है वो हम कम कर सकते हैं। क्योंकि मैडम ने अभी कहा कि हम इस तरह नहीं कर सकते कि गली नंबर 1 में ऐसा है और गली नंबर 2 में जो है लोग इस तरह रहते हैं। तो हम किस तरह इसकी जो बाइसनेस है वो हम बेसिकली ये वीकनेस ही आ जाती है स्टडी की, क्योंकि बायसनेस आ सकती है। ठीक है, कल्चर्स आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे मैम ने भी कहा कि ये एक अच्छा मेथड नहीं समझा जाता, ठीक है, तो बायसनेस आ सकती है और बेसिकली ये वीकनेस है। हाँ जी, हम उसे कम नहीं कर सकते। मतलब बात सुनो रबात, मैंने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि अच्छा मेथड नहीं समझा जाता। नहीं मैम, आपने ऐसे मतलब इट इज नॉट, मतलब मैम सॉरी, आपकी स्टेटमेंट नहीं, मगर मैं ऐसे कह रही कि ये जैसे एक मैं तो इसके भी बाकी मेथड्स की तरह मैंने ये लिमिटेशंस कहा है। था कि क्लिनिकल के लिए इट्स नॉट अ गुड मेथड फॉर डूइंग क्लिनिकल स्टडीज। इसकी अपनी स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कि अच्छा मेथड नहीं है। अच्छा, ज़ैनब के क्वेश्चन का जो आप आंसर है बेटा, आप ये कह रहे हो कि से अब गली नंबर 1 को आप एथनोग्राफी स्टडीज कर रहे हो उस पे, और आप गली नंबर 2 के लोगों से जब उसके बारे में ओपिनियन लोगे तो लोग क्या तो वो बायस्ड हो सकता है, ये बात कह रहे हो ना आप? यस मैम, यस मैम। तो हम उसे इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं ये होपफुली आगे की प्रेजेंटेशन में वो बताएंगे। लेकिन ये कि यही रिसर्चर कितना सेंसिटिव है अबाउट दीज थिंग्स। जब भी एथनोग्राफी स्टडी के लिए रिसर्चर को भेजा जाता है तो पहले उसको ट्रेन किया जाता है इन सारी चीजों के लिए। लेकिन आई एम श्योर कि आपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मीशा। अस्सलाम वालेकुम। तो मैम, मेरा क्वेश्चन इस तरह था कि जैसे आजकल कोविड के टाइम्स चल रहे हैं और हम लोग फिजिकली हमारा हर जगह जाना इतना पॉसिबल नहीं होता, फिजिकली हम ना जा सकें तो विजुअली किसी तरीके से इसका डाटा। मैं नहीं, इसका जवाब मैं दे देती हूँ ताकि हम क्विकली कर लें। ऐसा नहीं हो सकता। Then you do not go for the ethnographic research method. अगर physically ठीक है, इसके लिए मतलब हमारा फिजिकली उस जगह पर होना इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट प्रेजेंटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। Yes, ma'am. Assalamu alaikum. My name is Samra Jabeen, and I will be telling you about the analysis of ethnographic data and the strength and weaknesses of ethnographic data and ethical consideration which which we need to consider while conducting ethnography. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनालिसिस से। एनालिसिस जो है हमारा, जब रिसर्चर जो एथनोग्राफर फील्ड में एंटर हो जाता है ना, तो उसका जो एनालिसिस है वो डाटा का शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक डायनामिक प्रोसेस है, एक रिकर्सिव प्रोसेस है कि रिसर्चर जो है वो एक आइडिया लेके जाता है फील्ड में। तो वो या उसके कुछ सेट ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, या उसका कोई एक आइडिया होगा, या वो किसी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा होगा। तो वो फील्ड में जब एंटर होगा तो वो
जैसे ही जब वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेगा तो वो साथ साथ देखता भी जाएगा कि आर द रिसर्च क्वेश्चंस मॉडिफाइंग और नॉट। अगर मॉडिफाई हो रहे हैं तो वो मॉडिफाई करेगा, उनके सब क्वेश्चंस निकालेगा और उनकी जो है फर्दर कैटेगरीज बनाएगा। तो ये इस तरह कर से प्रोसेस है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जो जिस किताब को हमने कंसर्न किया है मार्गरेट लीकॉम्ट की, उसमें उन्होंने एग्जांपल ये दी हुई थी कि एक रिसर्चर है, वो एक स्कूल रिसर्चर थी, वो एक स्कूल को स्टडी करना चाह रही थी और स्कूल का ये था कि उस स्कूल में जो है वो कुछ अरसे के लिए नेबरिंग स्कूल से जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो ट्रांसफर होना था, आना था। तो क्योंकि उन स्टूडेंट्स, क्योंकि वो वाला जो स्कूल था उसकी जो बिल्डिंग थी वो रिपेयर होनी थी, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने ये सोचा कि हम जो है दोनों स्कूल्स को इकट्ठा कर देते हैं। जो थोड़ा सा लोअर क्लास नेबरहुड में है उस स्कूल को हम अपर क्लास नेबरहुड में ले आते हैं, ट्रेलर्स में उनको हम जगह दे देंगे, लेकिन हम उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो रिसर्चर वॉज इंटरेस्टेड इन कि मैं देखूं कि एथनिक का जो है वो इंटीग्रेशन की वजह से क्या क्रिएटिविटी या क्या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनता है। बट हुआ ये कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो खुद से ही फैसला बना लिया कि जो ये है कि इनका इंटरेक्शन कम से कम रखा जाए स्कूल के बच्चों का। जो हायर नेबरहुड में जो स्कूल था, जिसमें जो लोअर नेबरहुड से बच्चे आए थे, उनका इंटरेक्शन जो है वो कम से कम रखा जाए। तो उनके स्केड्यूल जो है वो चेंज कर दिए थे, लंच के टाइमिंग्स बिल्कुल चेंज थे कि उनका इंटरेक्शन बीच में नहीं होता था। तो इनिशियली वो आइडिया जो है रिसर्च का ये था, उस रिसर्च एथनोग्राफर का, कि शी वुड एनालाइज, शी वुड सी द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ एथनिक इंटरेक्शन। बट लेकिन स्कूल डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी की वजह से और इस फैक्टर की वजह से जो है वो उनको अपना जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो चेंज करना पड़ा। और फिर जब उन्होंने स्टडी की फाइंडिंग्स को आखिर में लिखा, तो स्टडी की फाइंडिंग्स को उन्होंने आखिर में इस तरह लिखा कि उन्होंने जो है वो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा कि जो है रेशियल सेग्रीगेशन किस तरह होती है हिस्टोरिकली, और किस तरह जो है वो अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को जो है वो जो है इन्होंने स्पेस दी हुई है। तो इस तरह उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। तो ये एग्जांपल आपको देने से मुराद ये है कि इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। इट्स नॉट दैट कि रिसर्चर वुड एंटर इन द फील्ड और वो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम की तरह जो है वो एक ही हाइपोथेसिस लेके चलेगा एंड ही और शी वुड बी ट्राइंग टू प्रूव दैट हाइपोथेसिस। ये जो प्रोसेस होगा, जो एनालिसिस का प्रोसेस होगा, जो एथनोग्राफिक डाटा का, वो एक डायनामिक प्रोसेस होगा, एक रिकर्सिव प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो है वो एनालिसिस में जो है वो इंस्क्रिप्शन आ जाती है। तो जैसे रिसर्चर जो है वो एक फील्ड में एंटर होता है, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जब एज अ टूल यूज करता है, तो उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास इंस्क्रिप्शन आ जाती है। जाहिर सी बात है, जब वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेगा तो ही और शी वुड बी टेकिंग पार्ट इन डेली एक्टिविटीज, और जब वो डेली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा तो वो उनको जो है वो उसको लिखना है, ठीक है, वो लिखेगा उसको, और वो स्टार्ट होता है प्रोसेस इंस्क्रिप्शन से। तो सबसे पहले हमारी जो इंस्क्रिप्शन है वो हेड नोट से स्टार्ट होती है, मेंटल नोट से स्टार्ट होती है। यूजुअली क्या होता है कि एथनोग्राफर के पास जो है वो नोटबुक होती है कोई, या पेपर पेंसिल, वो हमेशा अपने पास रखता है। लेकिन ये है कि कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज आ जाएं जिसमें जो है इट इज मतलब एथनोग्राफर के लिए आसान नहीं है चीज को जो है वो स्क्रैप पेपर पे लिखना या नोटबुक पे लिखना, तो वो हेड नोट्स बना लेता है। और वो जो है वो हेड नोट्स बनाने के बाद फिर इमीडिएटली आफ्टर जब वो एक्टिविटी खत्म होती है तो उनको स्क्रैच नोट्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसमें हमें जो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि एथनोग्राफर को जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, एथनोसेंट्रिज्म का ख्याल रखना चाहिए कि उसके बाइसेस तो नहीं आ रही, क्योंकि हर इंसान के साथ जो इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस अटैच हैं, उसकी जो है वो बैकग्राउंड अटैच है, जो कि किसी ना किसी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ethnographer should need to be aware and reflective while jotting down the head notes. और फिर उसके बाद स्क्रैच नोट्स में जो है वो ये स्क्रिबलिंग्स होती हैं, इसमें आप निमोनिक्स लिख सकते हो, और मतलब ये फास्ट स्क्रिबलिंग्स होती हैं ताकि जो है वो डाटा मिस ना हो जाए, जो हेड नोट्स जिस तरह उसने इमेजिन किया था अपने हेड में वो इसी तरह पेपर पे चला जाए। और जो अब इसमें एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब आप फील्ड में होते हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, बहुत कुछ इर्द गिर्द हो रहा होता है जो है वो तो क्या मतलब रिसर्चर को कौन सी चीज़ ऐसी है जो गाइड करेगी हेड नोट्स लिखने में और जॉटलिंग्स बनाने में और स्क्रिबल्स बनाने में अबाउट एक्टिविटीज। तो वो ये है कि वो ये है कि ये कहा जाता है कि इनिशियल फ्रेमवर्क से जो है वो रिसर्चर जो है वो आइडिया ले, इनिशियल फ्रेमवर्क को अपना गाइड बनाए,
ठीक है, अपने एंथ्रोसेंट्रिज्म को देखे, और फिर जब इनिशियल फ्रेमवर्क के साथ जब वो इन दोनों चीज़ों को देखेगा और फिर इंटरेक्ट करेगा पार्टिसिपेंट के साथ, तो उसके बेसिस पे आइडिया बनाए और फिर अपने जो है वो चीज़ों को नोट डाउन करे। अच्छा, इंस्क्रिप्शन के बाद जो है वो हमारे पास जो दूसरा जो प्रोसेस है वो आ जाता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में आपके फुल फील्ड नोट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपका जो है वो डेट आ जाता है और साइट ऑफ रिकॉर्डिंग आ जाता है, और आपका फुल नरेशन ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटी और कन्वर्सेशन होता है। और ये जो होता है, रिसर्चर साथ साथ जो है फील्ड नोट बनाता रहता है डेली बेसिस पे। और उसने जो है वो अगर आज के दिन का अगर उसने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज उसने लिए लोगों के, तो वो जो है वो मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि कन्वर्सेशन इनफॉर्मल चल रही होती है, और एक्टिविटीज जिन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया तो उनके जो है वो शाम में जाके जब जो है वो इन्फॉर्मेंट्स वगैरह जो है वो नहीं है, और जब वो एक अपनी स्पेस में है तो वो उनको जो है वो जॉट डाउन कर लेगा और कंप्लीट डिटेल उनकी लिख लेगा। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल भी मैंने लगाई है, ये रूथ बेनेडिक्ट की जो है वो एथनोग्राफी थी पीमा मेथोलॉजी पे, उससे एक ये एग्जांपल है। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि जिस बंदे के साथ रूथ की कन्वर्सेशन हुई, रूथ बेनेडिक्ट की कन्वर्सेशन हुई, उसका ऊपर नाम लिखा हुआ है होजे मिगुइल, और अगस्त 5 है। और कोइलहेला जो है वो सदर्न अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे ये नेटिव अमेरिकन रहते हैं, जिधर रूथ बेनेडिक्ट ने जो है वो एथनोग्राफी कंडक्ट की थी। तो वो जो है वो शामनिज्म के बारे में जो है उसकी कन्वर्सेशन हुई, और उसके बाद अब रूथ बेनेडिक्ट ने जो है वो इस फील्ड नोट में सारा जो है उस बंदे ने जो बताया हुआ शामनिज्म के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह शामनिज्म जो है वो प्लांट्स वगैरह जो है के एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं, और किस तरह जो इनकी पावर्स होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने। और डिस्क्रिप्शन जो है वो आप जो है वो रोज की बेसिस पे करते हो, और ताकि जो है वो डाटा मिस ना हो जाए, और आप फिर इसको हम फुल फील्ड नोट्स कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास आ जाती है। ट्रांसक्रिप्शन यूजली हमारे पास जो है वो वर्बेटम रिकॉर्ड्स होते हैं ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, और हमारे पास जो है वो आपकी अगर कल्चर के साथ कोई पर्टिकुलर फोक टेल्स या स्टोरीज इन्वॉल्व हैं, या सॉन्ग्स इन्वॉल्व हैं, या पोएम्स हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें आपको मिली हैं, तो उनको आप वर्बेटम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हो, और आपके पास एक अलग रिकॉर्ड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दी कि एक रिसर्चर जो है वो उन्होंने फोकस ग्रुप को एनालाइज किया था एक स्कूल में, फोकस आर्ट ग्रुप को, कि आर्ट ग्रुप का क्या जो है वो फायदे हो सकते हैं एक स्कूल में। तो उसमें एक बच्चे को वो जो है वो उनसे इंटरव्यू ले रही है, तो अगर आप देख सकते हो अपनी स्लाइड्स पे, तो वो वर्ड टू वर्ड सारा कुछ जो है वो डायलॉग फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपके पास वर्बेटम रिकॉर्ड होता है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जब इंस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन हो गई, तो अब आपके पास जो है वो, और ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि आपके स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी हो गए, और मतलब तकरीबन जो है वो आपका डाटा कलेक्टेड है अब। और उसके बाद आपके पास जो है वो स्टेप्स आ जाते हैं, स्टेप आ जाता है टाइडिंग अप, कैटलॉगिंग एंड क्रिएटिंग डाटा इन्वेंट्रीज। तो इससे ये होता है कि यूजली जब क्वालिटेटिव मतलब मोस्ट ऑफ द डाटा जो है रिसर्चर के पास जो है वो क्वालिटेटिव नेचर का है। आपके पास फील्ड नोट्स हैं, आपके पास ट्रांसक्रिप्शंस हैं, आपके पास आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं, या आपने जो है वो कुछ और जो डाटा आपको मिला जो है वो आर्काइवल रिकॉर्ड से रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव नेचर, या आपने खुद जो है वो स्पेसिफिक सर्वे जो है टारगेटेड टूवर्ड दैट स्पेसिफिक कम्युनिटी आपने जो है वो अप्लाई किया है उस जो है वो नेटिव लोगों पे, उन कम्युनिटी के लोगों पे, तो वो आपके पास आ जाता है। तो आपके पास वाइड रेंज ऑफ डाटा आ जाता है, बहुत ज़्यादा वास्ट डाटा आ जाता है। तो उसको जो है वो टाई अप करना, उसको कैटलॉग करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाद में जो है वो इंटरप्रिटेशन के जो है वो दौरान अगर मिस प्लेस हो जाए कोई चीज़, तो फिर वो प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसमें आप क्या करते हो कि गिव ऑर्डर टू द मटेरियल, आप डाटा मैट्रिक्स बनाते हो, आप देखते हो कि आपके सारे रिसर्च क्वेश्चंस आंसर हो गए, आप ये देखते हो कि थ्रू द डाटा मैट्रिक्स आप ये देखते हो कि आपका डाटा सारा कलेक्ट हो गया। फिर आप रेशनल जो है वो रेशनल भी इसमें एंटर होते हैं कि आपकी जो है वो कौन से क्वेश्चंस आप फील्ड में लेकर गए, वो क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई हुए, और उसके पीछे रैशनल क्या था। तो ये सब कुछ उस डाटा मैट्रिक्स और डाटा इन्वेंट्रीज में होता है। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल भी है कि इसमें जो है वो रिसर्च क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रैशनल और डाटा टाइप और डाटा सोर्स और गेटकीपर्स कीपर्स जिन्होंने आपको बताते हैं कि किससे आपको डाटा मिला है। फिर डाटा फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको के पास ऑडियो टेप्स हैं, आपके पास ट्रांसक्राइब्ड जो है वो डाटा है, या आपके पास ऑब्जर्वेशन है, या आपके पास जो है वो कलेक्शन ऑफ लेटर और जर्नल्स, मतलब टाइप बता दी और टाइम लाइन्स बता दी कि कौन सा टाइम मिला है। तो ये एक एग्जांपल है जो है डाटा मैट्रिक्स
मैट्रिक्स की कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ओरिजिनल क्वेश्चन आपका क्या था, फिर ओरिजिनल क्वेश्चन 2, फिर सब क्वेश्चंस और फिर न्यू क्वेश्चंस क्या थे, उसके नीचे आपने एक्सप्लेनेशन लिख दी कि वो कैसे और क्यों आपने जो है वो जो है लिखे यहाँ पे, और फिर उसके बाद आगे आप इसमें एंटर करते जाते हो कि डाटा टाइप, डाटा सोर्स, गेट कीपर्स कौन है, डाटा फॉर्मेट और टाइम लाइन्स क्या है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डाटा मैट्रिसेस एंड डाटा इन्वेंटरीज। सो उसके बाद आप इसमें ये होता है कि स्टेप इन्वॉल्व में इसमें ये आता है कि आप जो है वो सारे डाटा की कॉपीज बना लेते हो, और ताकि आपका कोई डाटा जो है वो मिस ना हो जाए। आप ओरिजिनल कॉपीज को और जो आपने कॉपीज बनाई होती है उसको अलग से जो है वो स्टोर करते हो, और ये है कि आप जो है वो अपनी फील्ड नोट्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हो, ठीक है। तो आपके जो फील्ड क्रोनोलॉजिकल फील्ड नोट्स हैं कि आप एक डेट के सारे फील्ड नोट्स को जो है वो एक फाइल में रख लेते हो। फिर जॉनरा में आपका ये आ जाता है कि जॉनरा में जो है वो आपका स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाटा आ जाता है, जैसे कि डायरीज हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, स्टोरी और जर्नल्स गिवन बाय इन्फॉर्मेंट्स, जो आपने उनको जर्नल्स दिए थे लिखने के लिए। अगर आपका ये डिपेंड अपॉन योर रिसर्च क्वेश्चन या स्टडी डिज़ाइन, तो वो आ जाते हैं, वो आप जॉनरा फाइल्स में लिख देते हो, डायरीज, लॉग्स, और ये सारा इसमें आप जो है वो कैटलॉग कर देते हो। कास्ट ऑफ करेक्टर फाइल्स में जो है वो आप जो है इन्फॉर्मेंट्स आपके इसमें फोकस होते हैं इस फाइल में, और आप देखते हो कि कौन सा पर्टिकुलर इन्फॉर्मेंट ने ये बात की थी और उस बात को किस तरह आपने वैलिडिफाई किया, और किस तरह जो है वो इसकी अल्टरनेटिव आपको एक्सप्लेनेशंस मिली उस कम्युनिटी में। और ज्योग्राफिक फाइल में जो है वो आप जो है स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ दैट कम्युनिटी जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल में जो है वो कंडक्ट कर रहे हो स्टडी, और आप उसमें ज्योग्राफिक फाइल में आपके पास प्रिंसिपल ऑफिस की एक जो है वो आ जाएगा सेक्शन, टीचर लाउंज का आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका पास क्लासरूम्स के सेक्शंस आ जाएंगे, तो ये ज्योग्राफिकली इस तरह आप अरेंज करोगे। फिर इवेंट और एक्टिविटी फाइल्स में जो है वो आप ये देखते हो कि कौन कौन सी जो है की इवेंट्स आपने जो है वो ऑब्जर्व किए और उनको जो है वो फील्ड नोट्स में जो है वो कैटलॉग किया। फिर टॉपिकल फाइल्स में जो है वो आप रिसर्चर की अपनी इंटरेस्ट की कैटेगरीज आ जाती हैं कि दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच आई फाउंड आउट, तो उसमें आप टॉपिकल फाइल्स में वो लिखते हो। और क्वांटिटेटिव डाटा फाइल्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, क्वांटिटेटिव डाटा फाइल्स में आपको क्वांटिटेटिव डाटा सर्वे की फॉर्म में जो है अबाउट दैट कम्युनिटी आर्काइवल जो है वो रिकॉर्ड से भी मिल सकता है, इफ दैट कम्युनिटी हैज आर्काइवल रिकॉर्ड। और आप जो है वो सर्वे जो है वो डेवलप जो आपने किए हैं, मे बी बेस्ड ऑन योर रिसर्च क्वेश्चंस, वो आपने जो है वो स्पेसिफिक आपने इस ग्रुप ऑफ पीपल पे अप्लाई किए हैं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। फिर फाइनल स्टेज में हमारे पास आ जाते हैं पैटर्न्स में आप ये देखते हैं कि जो आपने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं बेस्ड ऑन योर रिसर्च क्वेश्चंस, वो किस तरह जो है वो किन किन इंटेंसिस पे आइडेंटिफाई हुई हैं, कितनी दफ़ा आइडेंटिफाई हुई हैं। तो इसमें हमारे पास कोडिंग की बात आ जाती है। और ये पैटर्न जो है ये हमारे पास ये एक काइंड ऑफ एथनोग्राफिक रिलायबिलिटी होती है कि आपके पास आपने एक इंस्टेंस आपको मिला कि फॉर एग्जाम्पल सर्टन पर्सन डिड समथिंग, और फिर उसके बाद आपने वो जब अपने फील्ड्स नोट में लिखा तो नेक्स्ट डे आपने किसी के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया, ठीक है, तो उस इंटरव्यू में भी ये बात आ गई, तो सेकंड ये पैटर्न निकल आया। तो इसके बाद फर्दर जो है वो क्लैरिफिकेशन और होती रही इस चीज़ की। तो ये पैटर्न्स जो है वो एक काइंड हमें बताते हैं कि रिसर्चर इज नॉट स्पेक्यूलेटिंग थिंग्स फ्रॉम हिज और हर साइड, बट ये पैटर्न्स जो हैं वो रियल हैं और ये एक कम्युनिटी में हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोडिंग इसमें हमारे पास आ जाती है। कोडिंग जो है वो बहुत बेशुमार तरह की होती है, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं। और अब जबकि डिजिटल दौर है तो जो है कंप्यूटर कोडिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब गिव राइज कर दिया इसको कि बहुत डिफरेंट कोडिंग्स आ गई हैं, और आप मतलब यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन सर्च द साइट्स, आपको पूरी जो है वो कोडिंग फाइल्स मिल जाएंगी जो कि आपको गाइड कर सकती हैं। लेकिन 2 बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि एक इंडक्टिव होती है और एक डिडक्टिव होती है। इंडक्टिव में आप ये करते हो कि आप जो है वो खुद से न्यू कैटेगरीज बनाते हो फॉर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी, और डिडक्टिव में जो है वो आप जो है वो पहले से आपकी जो है वो कैटेगरीज जो है डिफाइंड हो जाती हैं बेस्ड ऑन योर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने ले आई हूँ। ये एक जो है ये जो जिनकी बुक को हमने कंसल्ट किया है मार्गरेट लीडकॉम को, उनकी एक स्टडी थी। उन्होंने जो है वो उन्होंने जो है वो एक स्कूल में स्टडी कंडक्ट की थी, और उस स्कूल में वो ये देखना चाह रही थी कि उनका रिसर्च क्वेश्चन ये था कि जो स्कूलिंग है वो क्या डेमोक्रेटिक सिटीजन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, यानी स्टूडेंट्स को वो मोर डेमोक्रेटिक बनाती है। जॉन डुई के कॉन्सेप्ट से उन्होंने ये चीज़ ली थी। तो उनके जो जॉन डुई का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उन्होंने लिया था, तो उसमें से बेसिक जो है लीडकॉम ने जो है कुछ कैटेगरीज जो है वो आइडेंटिफाई की, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, टाइमलीनेस, डिसिप्लिन। तो
जो है फर्दर ये बेसिक इन्होंने कर दी, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को R कह दिया, डिसिप्लिन को D कह दिया और टाइमलीनेस को T कह दिया, तो ये डोमेन एक बन गई। उस डोमेन की फर्दर जो कोड बनाए इस तरह बनाए कि जैसे T1A जो कोड है वो उन तमाम चीज़ों को शो कर रहा है, जबकि जहाँ पे नॉन वर्बल क्यूज हैं टाइमलाइंस के, कि आपके पास स्केड्यूल लग गए हैं, टीचर जो है वो कैलेंडर के पास चली गई और उन्होंने जो है वो जो है उधर लिख दिया कि ये अब नेक्स्ट क्लास ये होगी, नेक्स्ट एक्टिविटी ये होगी। फिर T1B जो है वो वाली एक्टिविटीज़ हैं जो कि वर्बल एक्टिविटीज़ हैं, जो कि वर्बली टीचर बता रही है टाइमलीनेस के बारे में। तो इस तरह जो है वो कोडिंग होती है। फर्दर मतलब हम इसकी डिटेल में जा सकते हैं, बट जो स्कोप है इस कोडिंग के स्कोप को जो है वो ये स्लाइड्स कवर नहीं कर सकती, बट फॉर द एग्जांपल मैंने आपको ये दिखाया कि कोडिंग किस तरह आगे कंटिन्यू होती है। आप जो है कोडिंग प्री डिज़ाइन कोडिंग्स भी आप कंप्यूटर से लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक HRAF फाइल्स हैं, ठीक है, आर्काइव्स हैं इंटरनेट पे, तो ये एक एथनोग्राफर जॉर्ज मर्डक ने जो है वो डेवलप किए हैं फॉर द अदर एथनोग्राफर्स, जो न्यू एथनोग्राफर्स हैं, कि उनको ये कहा है कि अगर आप न्यू कल्चर को स्टडी करना चाहते हो तो आप ये वाली कोडिंग ले लो। और मर्डक ने जो है वो इसमें काफी डिटेल कोडिंग की हुई कि आप जो है एक कल्चर का जो है वो मैरिज देख लो, आप कम्युनिटी, आप उसका जो है सोशल स्ट्रक्चर देख लो, उसके फर्दर कोडिंग दिखाई हुई है, मतलब बनाई हुई है। और फिर उसके बाद आप ये है कि आर्किटेक्ट देख लो उस कम्युनिटी का जिसमें हो, तो वो कल्चर के लिहाज से बनाया हुआ है। लेकिन ये बात भी की हुई है कि कोडिंग जो है वो मॉडिफाई भी होती है बेस्ड ऑन योर रिसर्च क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन द टाइम यू आर कंडक्टिंग योर रिसर्च। तो जैसे कि ये है कि आप ये बात की हुई थी कि एथनोग्राफर जो है वो कर सकते हैं, इस कोडिंग को यूज कर सकते हैं आज HRAF फाइल्स को। लेकिन अब अगर वो 21st सेंचुरी में कोडिंग जो है वो एथनोग्राफी कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनको ये बात ख्याल दिमाग में रखनी चाहिए कि इंटरनेट एसेस जो है वो इंटरनेट एसेस के लिहाज से जो है वो कोडिंग एंटर हो उस चीज़ में, जिस डिजिटल स्पेस के लिहाज से जो है वो कोडिंग एंटर हो। अगर वो कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है डिजिटली, तो वो चीज़ें हों, क्योंकि इस कोड में नहीं है। ये कोड जो है वो 1990 लेट 20th सेंचुरी में जो है वो डेवलप किया गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास फाइनल स्टेज में आ जाता है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में ये होता है कि ट्रायंगुलेशन आपकी एक इस किस्म की जो है वो एथनोग्राफिक वैलिडिटी है, कि ट्रायंगुलेशन में आप ये करते हो कि ये जो है टेस्टिंग वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अनदर टू स्ट्रिप अवे द अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टू प्रूव हाइपोथेसिस। ठीक है, आप एक, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी कि फॉर एग्जांपल एथनोग्राफर जो है वो इसने एक चीज ऑब्जर्व की, एक बंदे का एटीट्यूड, एक बंदे का बिहेवियर ऑब्जर्व किया, और वो बिहेवियर जो है नेक्स्ट डे जो है वो एक इंटरव्यू में भी जो है वो एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया। तो वो इस तरह जो है वो चीज को ये एक ट्रायंगुलेशन जो है हमारे पास स्ट्रेटेजी है, ये है कि आपने अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिए, आपने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिए, और उन इंटरव्यूज को जो है वो आपस में आप देख रहे हो कि पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और दूसरा ये कि डेविड फेटरमैन जो है वो ये कहता है कि आपकी जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है उसमें भी आपकी ट्रायंगुलेशन आ जाती है। जैसे कि उन्होंने जो है वो एक इमरजेंसी रूम में जो है वो एथनोग्राफी कंडक्ट की, और उसमें ये था कि एक डॉक्टर था, वो जो हेड डॉक्टर था, वो कहते हैं कि वो ना जो डेविड फेटरमैन एथनोग्राफर, उसको कहता है कि अगर तुमने फ्रॉड देखना है इमरजेंसी मतलब हॉस्पिटल के उसमें कि सबसे ज्यादा जो है वो डिसऑनेस्ट कौन है हॉस्पिटल इस डिपार्टमेंट में, तो तुम हेनरी को देख लो। तो वो उस वक्त तो नोट कर ली बात, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो जब दोबारा एक इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, तो बाहर जो है वो एक जेनिटर ने जो है उनको पकड़ लिया और उनसे कहा कि मैं गुजर रहा था तो मैंने आपकी बात सुन ली, असल में जो हेनरी है वो बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर है इस डिपार्टमेंट का, लेकिन सर इनको पसंद नहीं करते क्योंकि ये जो है वो फियांस है सर की एक्स वाइफ का। तो ये इस तरह उसने एग्जांपल दी कि ये ट्रायंगुलेशन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में भी हो रही है, लेकिन ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में भी होती है कि आपके अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो है वो भी कर रहे हैं, मतलब वैलिडिफाई, और आपके जो आर्काइवल डाटा है वो भी कर रहा है, और जो आपने सर्वे जो है वो स्पेसिफिक डिजाइन किया है उस ग्रुप के लिए वो भी जो है वैलिडिफाई कर रहा है आपकी फाइंडिंग्स को जो कि रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी है। अच्छा, इंटरप्रेटिंग एथनोग्राफिक डाटा। अब ये बात आ जाती है कि डाटा आपके पास कलेक्ट हो गया, आपने बता दी सारी बात जो कम्युनिटी मेंबर्स ने उस मसले के बारे में आपको बताई, लेकिन ये है कि मेयर डिस्क्रिप्शन इज नॉट जो है वो
सिग्निफिकेंट आपको जो है वो मीनिंग भी बताना होता है उस चीज़ का। तो उसमें ये है कि मीनिंग के लिए ये रिकमेंड किया गया कि आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि ये आप जो है वो जो आपने क्वालिटेटिवली चीज़ को एनालाइज किया है एक कम्युनिटी में, आप उसको रीएनालाइज करो हिस्टोरिकल सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में करो। ठीक है, आप देखो कि हिस्टोरिकली सोशो पॉलिटिकली ये सोसाइटी जो है वो किस तरह स्टेज पे आई है, कैसी थी, अब इर्द गिर्द जो है वो क्या जो है वो सर्कमस्टांसेस अकर हो रहे थे। फिर आप एमिक पर्सपेक्टिव जो है वो प्रेजेंट करो। ये एमिक पर्सपेक्टिव के बारे में मैं आपको एथिक्स में भी बताऊंगी कि क्यों इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव भी आप इंटरप्रिटेशंस दो कि ये एक जो आउटसाइडर इंटरप्रिटेशन, जैसे कि अब ये जो रिसर्चर है वो ये जो रिसर्चर होता है इसमें एथनोग्राफिक में, वो भी पार्टिसिपेंट ही एक काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट ही कहलाता है। तो वो अपने कल्चर के साथ भी दे सकता है उस एक्सप्लेनेशन को, या फिर वो जो है बेस्ड ऑन प्रीवियस लिटरेचर या प्रीवियस जो है वो फाइंडिंग्स, वो उसके लिहाज से भी चीज़ को बता सकता है। और फिर लुक फॉर प्रोग्राम रेलेवेंस, ये इसमें ये है कि अगर आपकी रिसर्च जो है वो इंडिविजुअल बेस है तो आपके जो है इसमें आप ये देखते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव सारे जो आप लेकर गए थे रिसर्च क्वेश्चन, ये जितनी भी चीज़ें आप फील्ड में लेकर गए थे वो आपकी जो है वो आपको उसके आंसर्स मिल गए, और आंसर मिल गए तो किस किस्म के मिले, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप एथनोग्राफी कंडक्ट कर रहे थे, उसमें ये देखा जाता है। और लुक फॉर पॉलिसी रेलेवेंस, ये असल में जो है उनके लिए देखा जाता है जहाँ पे टीम वर्क में एथनोग्राफी जो है वो कंडक्ट की जा रही होती है। और वैसे कर तो एक ही बंदा होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लेकिन डाटा को जो है वो मैनेज जो है वो टीम कर रही होती है, और ये थोड़ा जो है वो हाई लेवल पे होता है। और इसमें पॉलिसी रेलेवेंस में भी आपके गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स ने जो है वो आपको जो है वो डिवाइस किया कि आप जाओ उस एरिया में रहो और आप उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देना, तो हम पॉलिसी बनाएंगे। तो ये इस लिहाज से है। फिर आप एवेल्युएट करते हो प्रोग्राम को, आप पूरे देखते हो कि किस तरह जो है वो पॉलिसी रेलेवेंस भी मेट हुई है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी मेट हुए हैं, और किस तरह जो है वो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखते हो और एवेल्युएट करते हो पूरे प्रोग्राम को। एथिकल कंसिडरेशन में हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री आ जाती है। सबसे पहले ये है कि इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 जो है बहुत सारे इस तरह हॉरिबल एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो हमारे पास रीअपीयर हुए इन द मीडिया। तो उसमें ये था कि बहुत जो सिविलियंस थे और जो वॉर प्रिजनर्स थे उनके ऊपर जो है वो बहुत क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंडक्ट किए गए। फिर इसके साथ जो है इसकी भी मतलब इफ समवन इज इंटरेस्टेड दे कैन गो ऑन द इंटरनेट, जो पूरी हिस्ट्री बताई हुई है कि किस तरह जो है वो किस तरह ये एथिक्स जो है वो के बारे में जो है दुनिया अवेयर हुई। फिर गवर्नमेंट्स जो हैं वो उन्होंने डिलिबरेटली जो है कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए इन द अर्ली 90th सेंचुरी जिसमें रिसर्चर्स जिसमें जो है वो पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता था कि उनके साथ क्या किया जा रहा है या फिर उनको कितना खतरा है उस रिसर्च में। तो इन द वेक ऑफ ऑल दीज सिनेरियोस तो हमारे पास एथिकल कंसिडरेशन की जो है एथिक्स ऑफ रिसर्च एथिक्स की जो है अवेयरनेस आई, और फिर अराउंड द वर्ल्ड जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो एथिक्स को अडॉप्ट किया। और अब जो है अगर कोई रिसर्च करता है तो सबसे पहले ये बात की जाती है कि अगर आप ह्यूमन पार्टिसिपेंट के साथ रिसर्च कर रहे हो तो उनको कोई हार्म या तो नहीं हो रहा, या उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी तो इंश्योर है, या इन्फॉर्म कंसेंट तो इंश्योर है। तो इस वजह से आपको मतलब रिसर्च मेयर्स और सख्त हो गए हैं इस अवेयरनेस की बेस पे। अब रिसर्च एथिक्स एंड पॉजिटिविज्म में ये है कि साइकोलॉजी में ये था कि साइकोलॉजी में मोस्टली शुरू में जब साइकोलॉजी जो है वो एडवांस की तो वो हार्ट साइंसेस के जो है वो उसको फॉलो करती थी, पैराडाइम हार्ट साइंसेस के पैराडाइम को फॉलो करती थी कि आपने जो है वो एक रिसर्च पार्टिसिपेंट आपके जो रिसर्च पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो कम से कम हो, ठीक है, ताकि उनका बिहेवियर जो है वो इफेक्ट ना हो। और उसके बाद आप जो है वो लेकिन आप एथनोग्राफी में आप देख रहे हो कि आपकी रिसर्च जो है वो बेस इस पे करती है कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो कैसा है उस कम्युनिटी के साथ, और आप कैसे रेपो डेवलप करते हो और आप उस कम्युनिटी को कैसे देते हो। और इसमें ये था कि एक और रिसर्च में था कि आपकी रिसर्च कॉम्पिटेंट कितनी है और इन्वेस्टिगेटर कॉम्पिटेंट कितना है। और जो रिसर्च फाइंडिंग्स थी वो पहले साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ ही शेयर होती थी, लेकिन अब जो है वो ट्रेंड इस तरह बदल रहा है कि research findings are also directed towards the participant on which the research is conducted। तो ये चीज़ें जो है वो जो है जहन में रखनी चाहिए कि पॉजिटिविज्म को अगर हम फॉलो करें तो इसमें आप जो है वो ह्यूमन को आप बिल्कुल एक टेस्ट सब्जेक्ट ले लेते हो, लेकिन साइको सोशल रिसर्च इसको ऐसे करती है सपोर्ट के
आप जो है और एथनोग्राफी खास करके कि ह्यूमंस जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, दे हैव नीड्स, दे हैव इंटरेस्ट, दे हैव आइडियाज, तो आप इनको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो ये इस चीज़ में आ जाएगा। फिर कन्फ्रंटिंग स्टीरियोटाइप ऑफ साइंटिफिक न्यूट्रलिटी के बारे में यही मैंने जो सारी बातें की वो यही है कि साइंटिफिक न्यूट्रलिटी आपकी है कि आपकी मेंटेन है कि नहीं है, लेकिन अब जो है वो ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब ह्यूमन पार्टिसिपेंट के साथ अगर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो वो ये न्यूट्रलिटी कितने तक जो है वो मेंटेन हो सकती है। ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट्स आर ह्यूमन, रिसर्चर इज ह्यूमन, रिसर्चर की भी नीड्स, इंटरेस्ट हैं, आइडियाज हैं, और वो ये तो नहीं है कि आप रिसर्चर को कह दो कि भाई तुमने बायस नहीं रहना, लेकिन बायसनेस वो किस तरह कंट्रोल करेगा अपनी पूरी, मतलब ठीक है टू सम एक्सटेंट, बट ही इज अ ह्यूमन बीइंग और शी इज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी बायसनेस को किस तरह, इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल योर ऑल द लाइक बायसनेस, बस ये इसमें ये आ जाता है, ठीक है। और कल्चरल रिलेटिविज्म में ये है कि आप एथनोग्राफर्स इस चीज़ का स्टांस लेते हैं कि आप जो है वो एक कल्चर में रहते हो, और उस एक्चुअली एथनोग्राफर पे ये क्रिटिक की जाती है कि आप भी तो उस कल्चर का पार्ट नहीं हो, तो किस तरह आप कंडक्ट कर रहे हो उस रिसर्च को। तो वो ये इस चीज़ का स्टांस लेते हैं कि अगर आप कुछ अरसे के लिए उस कल्चर में रहो और उस कल्चर को अंडरस्टैंड करो, तो देन यू कैन डू द रिसर्च इन दैट कल्चर, एंड देन यू कैन ऑल्सो आप उस कल्चर की जो है वो आप बात आगे भी पहुंचा सकते हो टू द एडवोकेट्स और जो भी आगे जो है वो पॉलिसी मेकिंग है। फॉर्मल एथिक्स में जो है सारी आपकी लीगल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, सारे जो आपकी लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग टू इन्फॉर्म कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और सेफ्टी मेजर्स, और आपके क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं। जैसे कि एक एथनोग्राफर अगर किसी फील्ड में जा रहा है तो उसको ये सब चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एथनोग्राफर साइकेट्री वार्ड में जो है वो एथनोग्राफी कंडक्ट कर रहा है, तो वो उसको पहले से बताना पड़ेगा कि अगर आपका जो है वो फॉर इंस्टेंस किसी जो है वो साइकोटिक पेशेंट के साथ इंटरेक्शन हो गया या कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपका उसमें क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें को नज़र में रख के कंसिडर करके जो है वो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फॉर्मल एथिक्स में जो है मोस्टली लीगल और आपके जो है वो अप्रूवल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर इनफॉर्मल एथिक्स में आपके पास जो है वो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी कि आप साइको सोशल रिसर्च में जो है वो इंटायरली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लाइक सेपरेट ह्यूमन बीइंग मतलब फ्रॉम द रिसर्चर, ठीक है। तो स्पेशली लाइक इन क्वालिटेटिव रिसर्च, तो जो क्वांटिटेटिव पैराडाइम है वो तो टू सम एक्सटेंट करता है, ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्चर इस बात की सपोर्ट में जाता है कि we should take participants as a collaborators, not as a research subjects। तो इसमें फिर ये जो इनफॉर्मल एथिक्स की बात आ जाती है कि आपका इंटरेक्शन कैसा है पार्टिसिपेंट्स के साथ, आपको जो है वो रिसर्चर जो है उसको सेंसिटिविटी है कल्चर नॉर्म्स और वैल्यूज की या उस जगह की जिस पे वो उस कम्युनिटी की जिस पे वो एथनोग्राफी कंडक्ट कर रहा है, और रिलेशनशिप विद की इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। और एंड पे हमारे पास रिफ्लेक्सिविटी आ जाती है, और ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। ये इस तरह के जो इनफॉर्मल एथिक्स हैं वो डिमांड करती हैं एथनोग्राफर से कि उसका जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट उस में हो, ठीक है, वो रिस्पेक्ट दिखाए, ठीक है, अपने कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ, इन्फॉर्मेंट्स की तरफ, और उसमें नेगोशिएशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसको ये है कि ही और शी शुड नॉट फॉल्सिफाई द डाटा और डू नॉट प्लेजराइज एंड अवॉइड जो है वो कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को एक जगह से अगर उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली है तो दूसरी जगह से ज़रूर उसको वैलिडिफाई या उसको देख लेना चाहिए, एंड और अवॉइड डूइंग एनी हार्म्स टू द सब्जेक्ट्स। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे हम चले जाते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में ये है कि स्ट्रेंथ ये है एथनोग्राफी का कि ये हमें पर्टिकुलर कम्युनिटी की पर्टिकुलर जगह पे कॉम्प्लेक्स साइको सोशल इशूज अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, और इसमें आपको जो है पार्टिसिपेंट का एमिक पर्सपेक्टिव मिलता है। मतलब आपको बहुत सारी रिसर्चर ऐसी मिलेंगी जो कि क्वांटिटेटिव पैराडाइम के अंदर की गई होंगी, जिसमें सर्वेस किए गए होंगे, जिनके रिजल्ट्स को जनरलाइज किया गया होगा, लेकिन जब उस इशू के बारे में आप उन्हीं लोगों से जाके पूछो तो आपके पास फर्दर चीज़ें निकल कर आती हैं और वो अपना पर्सपेक्टिव आपको बताते हैं, और ये इसका प्लस पॉइंट है कि दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इज गिविंग वैल्यू टू पीपल्स व्यू, ठीक है। तो उसके बाद है एक और स्ट्रेंथ ये है कि may lead to unexpected result observation which were never perceived by researcher before। और आपके पास जो है वो इसमें आपके पास एक और चांस इस तरह होता है कि जब जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो आपके पास डिफरेंट फर्दर कंस्ट्रक्ट एक्सप्लोर हो सकते हैं। आपकी जो है वो मे बी आपके पहले जो है वो रिसर्च कम्युनिटी ने जो है इस चीज़ के बारे में ऐसे ना सोचा हो, लेकिन इस चीज़ से आपको पता लग गया हो, ठीक है।
और आपके पास न्यू जो है वो आपके पास पोर्टल्स ओपन हो गए और आप उसमें आप फिर जा सकते हो और उसको उस रिसर्च को जो है वो आप क्वांटिटेटिव पैराडाइम की तरफ जा सकते हो, उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, उसको उसके नॉर्म्स डेवलप कर सकते हो और उसको देख सकते हो दूसरी चीज़ों में भी। और वीकनेसेस में आपके पास है टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है, मेंटली डिमांडिंग है, एज आई सेड के जैसे रिकर्सिव प्रोसेस होता है, आप रिसर्चर को टोटली अवेयर रहना पड़ता है, उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, उसको जो है हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। और आप जो फील्ड वर्क है आपसे रिगरस एफर्ट डिमांड करती है, कमिटमेंट डिमांड करती है, सिंसेरिटी डिमांड करती है, ठीक है, और सेफ्टी ऑफ रिसर्चर मे बी एट स्टेक। ठीक है, हम ये कहते हैं कि रिसर्चर, फॉर एग्जांपल हम गैंग स्टडी ले लेते हैं कि अगर एक रिसर्चर एक गैंग को स्टडी कर रहा है तो उसने जो है वो उसने इजाजत ले ली एक की इन्फॉर्मेंट से और he or she has entered in that like gang community, but हम ये कहेंगे कि यस द रिसर्चर इज लाइक कॉम्पिटेंट कि उसने जो है ये काम कर लिया है, लेकिन ये है कि अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज हैपन हो सकते हैं, मे बी कोई रेड हो जाए या कोई ऐसी लड़ाई हो जाए जिसमें जो है वो आपका जो है वो लाइफ एट स्टेक हो, तो ये इस तरह डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर आप जैसे स्कूल में जो एथनोग्राफीज कंडक्ट हो रही हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हम स्कूल लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम स्टूडेंट कर सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट परस्पेक्टिव और टीचर्स परस्पेक्टिव, तो इसके लिए जो है वो अच्छा भी है। और रिलेटिविस्टिक, और ये इसकी वीकनेस है जो कि इट इज जो है इसको मिली है क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम से कि एनीथिंग गोज, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है, और देयर कैन बी मैनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम थिंग्स, और अगर आप एक चीज को ऐसे देख रहे हो तो दूसरा उसको कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से परसीव कर सकता है। तो इसमें वो जो अभी हमारी जो पिछले आपने देखा होगा कि हमारी क्लासेस में ये बात डिस्कस बार बार हो रही थी कि जनरलाइजेबिलिटी कैसे होगी, और ये जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं इसका जो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैसे आएगी, वो ये है कि इसमें ये इसकी वीकनेस है कि मे बी यू कैन नॉट जनरलाइज द फाइंडिंग, यू कैन नॉट से कि ये रिलायबल हैं, वैलिड हैं और पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइजेबल हैं, लेकिन फिर आप इसके स्ट्रेंथ जो है वो अपोजिट जो लिखे हैं आप वो देख लो कि स्ट्रेंथ ये है कि मे बी इट इज नॉट जनरलाइजेबल बट इट इज गिविंग यू द एमिक पर्सपेक्टिव, इट इज गिविंग यू द थिक डिस्क्रिप्शन। सो ये हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हो गई। और अब मैं आपके क्वेश्चन लेने से पहले मैं रबात को बुलाऊंगी कि हमने जो कुछ रिसर्चेस देखी हैं, हमने 2 इंटरनेशनल रिसर्चेस देखी हैं और 2 लोकल रिसर्चेस देखी हैं। तो फर्स्ट आई विल इनवाइट रबात टू टेल अस अबाउट 1 इंटरनेशनल एंड 1 लोकल रिसर्च, और फिर उसके बाद मैं आपको अपनी 2 रिसर्चेस के बारे में बताऊंगी एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। रबात, you can take control, रबात। ओके, एक मिनट। ओके, फर्स्ट जो रिसर्च है एथनोग्राफिक रिपोर्ट फॉर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली ये इमरान की 2010 की स्टडी थी। अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन पे बात करूं तो ये एक कॉमन परसेप्शन है कि हॉस्टल लाइफ का एक यूनिक इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर, और हॉस्टल में डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से, डिफरेंट कल्चर और सोशल बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं। तो और जो उसने अपनी स्टडी की थी वो बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस के जो हॉस्टल्स हैं उस पर की थी, फैसलाबाद का जो पंजाब मेडिकल कॉलेज और इस तरह से लाहौर का सर्विसेज मेडिकल जो कॉलेज, उस पर उसने स्टडी किया। तो उसने जो बताया कि जो उसने मेथड यूज़ किया वो बेसिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन था, साथ साथ उसने जो है वो उनके इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए थे इन्फॉर्मेंट्स के। तो उसने जो थीम्स आइडेंटिफाई की उसमें उसने बताया कि जैसे कम्युनिकेशन का इशू आ जाता है कि हॉस्टल में रह के लोग एब्यूजिव लैंग्वेज या फोल लैंग्वेज, के घर से आप दूर हैं, आप डिफरेंट तरह की आप एब्यूजिव लैंग्वेज शुरू कर देते हो बोलना, और एक स्टिग्मा सा अटैच होता है हॉस्टल में रहने का कि मतलब जो है एक ये समझा जाता है, एक परसेप्शन है कि स्टिग्मेटाइज कर देते हैं हर चीज़ को, ठीक है। और इसके अलावा उसने एक और थीम जो बताई वो उसने ये बताई कि जैसे जब सीनियर्स के जैसे उनको गुड लक कार्ड्स दिए जाते हैं, उन डिस्प्ले किए जाते हैं फॉर अगर उनके वाइवाज हैं या डिग्री कंप्लीशन पे, तो इस तरह की कुछ थीम्स उसने आइडेंटिफाई की। तो उसके बाद उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसने ये बताया कि ये एक जो है मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल जो है ना, ये अमेलगम होते हैं डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड डिफरेंट क्लासेस का, और इसका जो है ना एक डीप रूटेड इम्पैक्ट होता है डॉक्टर्स की लाइफ पे, क्योंकि वो उनको हेल्प करता है कि वो डिफरेंट रीजन्स के लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें ग्लोबली, और इस तरह वो क्योंकि उन्होंने और जो है वो लाइक उस हॉस्टल में फॉरेनर्स भी होते हैं तो उनको फॉरेनर्स के साथ भी इंटरेक्शन का एक मौका मिल जाता है।
Next study is language and anxiety and ethnographic study of international postgraduate students. इस स्टडी में उन्होंने देखा कि बेसिकली अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन पे थोड़ा बताऊं तो देखा गया कि कल्चर शॉक का एक बहुत बड़ा जो फीचर जो है ना वो है कि लैंग्वेज का शॉक, लाइक कल्चरल जो लोगों को एक दूसरे कल्चर में जाना जहाँ पर उनकी नेटिव ज़बान नहीं बोली जाती, तो उनको एक उसमें एंग्जाइटी होती है कि अगर उनको किसी और ऐसे जगह पे वो गए हैं जहाँ पे उनकी अपनी ज़बान नहीं बोली जा रही, तो एंग्जाइटी ओवर लैंग्वेज यूज इज मैग्नीफाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु फेस द चैलेंज ऑफ ऑपरेटिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज। और उनको फिर वहाँ पर एक जो है ना फंक्शनल फिटनेस और एक जो है ना वो अचीव करनी होती है। तो प्रॉब्लम्स जो देखे गए थे बाय नॉन नेटिव स्पीकर्स वो ये थे कि अनसफिशिएंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लेक्चर्स था, सेमिनार डिस्कशंस में मसला था, डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में मसला हो रहा था, उनकी लिमिटेड फ्लुएंसी थी, वोकैबुलरी वगैरह कम थी, और इस इवन वो क्लास पार्टिसिपेशन में भी वो इश्यूज आ रहे थे उनको। तो इनके साथ साथ जो इमोशनल रिएक्शंस थे वो क्या थे, एम्बैरेसमेंट, एंग्जाइटी, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह था। तो उसने जो मेथड यूज़ किया वो उसने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही की और उसने जो है ना इंटरव्यूज़ किए ओवर अ 12 मंथ एकेडमिक पीरियड। जो उसने थीम आइडेंटिफाई की वो उसमें उसने एक शॉक अराइवल की थीम आइडेंटिफाई की, साथ उसने जो है फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी कि आप एक चीज़ आप सीख नहीं पा रहे। तो कुछ लोगों ने कहा कि मतलब हम तो बड़े इंथुसियास्टिक थे मगर वो हम एक लैंग्वेज का मतलब हमें एंग्जाइटी होती है कि हम सीख नहीं पा रहे या हम फंक्शनल एक फिट नहीं है वहाँ पर। और उसकी जो फाइंडिंग्स आई थी वो यही कि मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सफर एंग्जाइटी ओविंग टू द स्ट्रेस ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड स्टडिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज. The findings point out to a high level of anxiety among many international students in the initial phase of academic sojourn with regard to language ability, with difficulties posed by an inability to communicate in day-to-day situations, to follow lectures and to participate in class. That's all. Samra, you can take control now. जी हाय कर लें आप। ओके सो मैंने जो पहले लोकल स्टडी वो जो है मैं इस प्रेजेंटेशन में जो है वो कोट करूंगी वो ये है कि एथनोग्राफिक अकाउंट ऑफ एजुकेशनल लैंडस्केप इन पाकिस्तान में मिथ्स, ट्रेंड्स एंड कमिट्समेंट, ठीक है। और ये जो है वो डॉक्टर मोहम्मद बिलाल ने जो है वो इस एथनोग्राफी को कंडक्ट किया है। एक्चुअली डॉक्टर मोहम्मद बिलाल was also my professor at Fatima Jinnah Women University. He taught us the anthropological theories. So जब मुझे इंटरनेट पे मिली तो काफ़ी जो है वो I was like surprised and enthusiastic कि I should add this study because ये रावलपिंडी में भी कंडक्ट की गई, रावलपिंडी में भी कंडक्ट हुई है, तो it's our vicinity area, so it would be interesting. So इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जो है वो डिस्क्राइब ये किया है कि उनको इस तरह आया कि टेररिज्म के वेक में जो है all the world was pointing finger at Pakistan के the madaris you have been like running, they are producing the terrorist and और also जो पाकिस्तान और ये भी जो है मीडिया में चीज़ दिखाई जा रही थी कि पाकिस्तानी चिल्ड्रंस आर मोर towards like getting education in madrasas and getting religious education as compared to the formal education. So ये एक इनिशियल जो है वो आइडिया था और उसको जो है फर्दर उन्होंने जो है फिर हिस्टोरिकल और व्यू ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान के साथ बताया और फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वो बोर्डियो का लेकर आए कि आपके पास एक कल्चरल और सोशल कैपिटल भी होता है जो कि सोशल जो है वो कैपिटल होता है जिसको लोग जो है यूज़ करते हैं और जिसको वो एक रिसोर्स समझते हैं फॉर द सोशल लैडर क्लाइंबिंग, ठीक है। मेथड ये था कि 1.5 ईयर्स की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की गई मुस्लिम टाउन रावलपिंडी में और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, मतलब मुस्लिम टाउन रावलपिंडी का जो एरिया है उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तो की गई लेकिन उसके साथ जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी किए गए 120 लोगों के, 120 पीपल इन द नेबरहुड। और ये सोशो इकोनॉमिक सेंसस सर्वे जो है ये जो है रिसर्चर ने खुद डेवलप किया है और बेस्ड ऑन द इनिशियल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और ये जो है ये नीड्स को इन नीड्स को देखते हुए कि स्पेसिफिक को ये स्पेसिफिक टुवर्ड्स दोस पीपल है, ठीक है। इट्स नॉट दैट रिसर्च सर्वे के ये इट कैन बी जनरलाइजेबल, इट्स नॉट दैट, ठीक है। ये आप ये एथनोग्राफर्स खुद डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ पीपल, बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन जो कि उन्होंने फील्ड में देखी होती हैं। फिर स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर्स भी फॉर एजुकेशनल प्रेफरेंसेस ये भी खुद डेवलप किए गए उस कम्युनिटी के लिए, ठीक है। और फोकस ग्रुप डिस्कशंस की गई। एनालिसिस में जो है वो
डॉक्टर बिलाल ये लिखते हैं कि उन्होंने जो है वो ट्रायंगुलेशन उनका बेसिक वो था कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी उन्होंने उसको कंफर्म उन्होंने इंटरव्यूज के थ्रू किया और ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चनियर्स जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने डेवलप किए फॉर दैट स्पेसिफिक मुस्लिम टाउन पीपल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और इसमें जो है वो थीम आइडेंटिफाई उन्होंने ये की कि जो है सबसे पहले जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है उन्होंने होटल्स में की, ठीक है, वो बैठ जाते थे वहाँ पे ऑब्जर्व करते थे, उन्होंने स्कूल्स में की और वो उस मोहल्ले में रहे भी। ठीक है, और उन्होंने ये जो है और मसाजिद में भी जाते थे वो, जो उस मुस्लिम टाउन के जो मदारिस थे उनमें भी वो उन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और एज लाइक हमने रेपो बिल्डिंग की बात की अभी, मतलब हमने जब प्रेजेंट कर रहे थे एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड को, तो इसमें रेपो बिल्ड इन्होंने ऐसे किया कि ही रोट के इन इस आर्टिकल के मैंने जो है वो 1 माह तक जो है वो स्कूल्स में पढ़ाया भी, ठीक है, फॉर फ्री। सो फिर इस तरह उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, फिर इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो उसमें जो जितना भी उनके पास डाटा था उसके अंदर ये थीम्स आइडेंटिफाई हुई, जिसमें जो है एजुकेशन, उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन को पूछा कि रियल एजुकेशन और जो है वर्ल्डली एजुकेशन क्या होती है, तो जिससे उलमा के जो थे वो डिफरेंट व्यूज़ थे और पेरेंट्स के डिफरेंस थे। उलमा मोस्टली जो थे वो ये थे कि यस मतलब वो ये कर रहे थे कि आपकी रिलीजियस एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्कूल जो थे वो प्राइवेट लेवल के हों या गवर्नमेंट लेवल के हों या एलीट स्कूल हों आपके, उनके जो टीचर्स थे और जो उनके पेरेंट्स थे जो 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 बच्चों को भेज रहे थे उन स्कूल्स में, वो ये कह रहे थे कि दोनों को जो है वो बैलेंस होना चाहिए। बट उलमा में ये थीम निकल आया कि जो है वो ये कह रहे थे कि रिलीजियस एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस बिटवीन रिलीजियस एंड वर्ल्डली एजुकेशन। फिर उसी थीम से अगला थीम निकला कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें यह था कि पेरेंट्स कह रहे थे कि इट वुड बी गुड कि दोनों चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट हो जाएं, ठीक है, और गवर्नमेंट लेवल पे ये काम हो। और लेकिन जो उलमा थे वो ये थे कि उन्होंने ये कहा कि देवर इन द जो 3 डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी आर्टिकल में, उसमें ये था कि वो ये कह रहे थे कि जो रिलीजियस जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें भी जो है वो एज सच वो इस तरह नहीं होता, अप टू डेट इस तरह नहीं है कि इट विल मेक यू अ गुड मुस्लिम। ठीक है, मतलब वो इनके इस तरह के सेंटेंसेस थे कि इनको जो है वो कलमा पढ़ने तक नहीं आता और ये नमाज वगैरह भी सही से नहीं पढ़ते, मतलब उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे थे। तो इनके डिफरेंट ओपिनियंस थे। फिर उसके बाद ट्यूशन क्रेज इन मुस्लिम टाउन, उसमें यह था कि इंग्लिश की बात आ गई थी कि ट्यूशन क्रेज इसलिए बढ़ रहा है कि एक तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों पे, और दूसरा ये कि एवरी पेरेंट वांट कि उनका चाइल्ड जो है वो जो है इंग्लिश में बात करें, क्योंकि ये मार्केट में जो है प्रोफेशनल मार्केट में जो है ये ज़्यादा डिमांडिंग है और उनके लिए करियर चॉइसेस को जो है वो इवॉल्व करेगी। और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, इसमें यह था कि प्राइवेट से लेकर जो है वो गवर्नमेंटल लेवल तक इसको क्लासीफाई किया हुआ था। और इसमें यह था कि इसमें ये थीम निकल रही थी कि जो पेरेंट्स थे जिनके पास जो है वो ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिकली वेल थे, वो अपने बच्चों को जो है वो एलीट प्राइवेट स्कूल में भेज रहे थे और एज कम्पेयर टू अदर पेरेंट्स। और इसमें ये गर्ल्स एजुकेशन का पॉइंट भी मैं इधर ही बता देती हूँ कि ये जो इसमें ये था कि जो बच्चे थे उसकी रिसर्च जो डॉक्टर बिलाल ने ये फाइंडिंग निकाली कि जो गर्ल्स थी वो गवर्नमेंट स्कूल में उनका रेशो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू एलीट स्कूल में। एलीट स्कूल में बॉयज़ का रेशो ज़्यादा था। तो और मदरसा एंड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के ऊपर भी जो है वो के साथ भी किया कि उनको कंपेयर किया। तो ये इसमें भी ये जो है वो एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे थे कि मदरसा वाले ये समझ रहे थे कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स डोंट नो अबाउट द रिलीजन, एंड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ये समझ रहे थे कि मदरसा ग्रेजुएट्स जो हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं और दे आर नॉट इंटीग्रेटिंग द मॉडर्न एजुकेशन इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन ये निकला कि जो इनिशियल आइडिया था कि क्या ये पाकिस्तानी जो हैं और पाकिस्तानी चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स दे आर एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन टुवर्ड्स लाइक मोर ऑफ द रिलीजियस एजुकेशन, बट इसमें ऐसा नहीं है। पेरेंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स लाइक फॉर्मल एजुकेशन एंड दे वांट द इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन एंड दे और ये एक सेलिएंट फाइंडिंग ये भी थी कि दे टेक प्राइड इन देयर रिलीजियस एजुकेशनल रूट्स के। जैसे जो बड़े सगीर में आपके जो है वो आपके जो जब मुगल एम्पायर का दौर था तो आपके जो मदारिस थे और जो आपके मसालिक थे वो आपको जो है सब कुछ सिखाते थे। आपको मॉडर्न ज्योमेट्री आपको सिखा दी, अर्थमेटिक, रीडिंग राइटिंग अलॉन्ग विद रिलीजियस एजुकेशन। सो दे न्यू दीज थिंग्स, दे मुस्लिम टाउन के लोगों को पता था ये चीज़ें और दे एक्सप्रेस द प्राउड, बट ये चीज़ें ये थीम्स निकल के आए। और लिमिटेशंस ये बताई उन्होंने कि दिस स्टडी इज़ एरिया स्पेसिफिक, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते अराउंड द पाकिस्तान, बट उन्होंने ये कहा कि देयर आर सर्टन कल्चर फीचर्स विच आर लाइक कॉमन
सो आप अगर पॉलिसी मेकिंग हो रही है तो दिस स्टडी कैन बी वन ऑफ द एविडेंस सो फॉर द पॉलिसी मेकर्स टू टेक हेल्प एंड एक्सपैंड देयर होराइजंस। और नेक्स्ट जो मैंने स्टडी वो थी है वो कमिंग ऑफ एज इन समोआ। ये स्टडी का जो है वो 1928 में मार्गरेट मीड ने एथनोग्राफी कंडक्ट की थी फॉर 9 months इन समोअन इन 3 villages ऑफ ऑन समोआ, और उसमें 68 एडोलेसेंस गर्ल्स को जो है उसने ऑब्जर्व किया था, उनके साथ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किए थे। और इसकी स्टडी को ऐड करने का मेरा मकसद ये था कि जो ये स्टडी जो है आप देख सकते हो कि 1928 की है, काफ़ी पुरानी है, बट इसमें जो है वो क्रिटिसिज्म जो इस स्टडी ने स्पॉन किया इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। सो इसमें जो है ये मैंने आपको जो स्लाइड्स पे आप देख रहे हो तो ये इस जो मार्गरेट मीड ने जो अपनी फाइंडिंग्स हैं वो बुक की फॉर्म में पब्लिश की थी, तो उसमें ये चीज़ें उन्होंने जो है वो उस कल्चर के बारे में बताई हैं। और पहले जब एथनोग्राफर जो है बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में जाते थे तो वो कहते थे कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर फर्स्ट एंड देन वी विल comes towards the problem। और प्रॉब्लम ये उन्होंने चूज की थी कि adolescents girls in America stress more like face more stress when they are in that adolescence period as compared to other culture। यानी nature versus nurture का conceptual framework लेके वो चली थी कि is it our socialization which affects us or it is our the biology which affect us। सो वो ये देखना चाहती थी कि अगर कल्चर डिफरेंट होता है तो उसमें रेजिंग कैसी है और उसमें जो है वो एडोलेसेंस से कैसे जो है वो टीनेजर्स गुजरते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकली गर्ल्स को उन्होंने लिया था। तो ये चीज़ें उन्होंने उस कम्युनिटी के बारे में डिस्कस की थी। मेथोडोलॉजी में आप जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जैसे कि मैंने बताया भी, और फिर ट्रायंगुलेशन जो है वो, और इसमें इंटरेस्टिंग ये था कि यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, कलर नेमिंग टेस्ट, रिमोट मेमोरी एंड पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेस्ट ये मार्गरेट मीड ने यूज़ किए अपने पार्टिसिपेंट के साथ, बट इसके साथ ये बता दिया कि इसकी कंपैरेटिव वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ अपनी उसको अपने आप को असिस्ट करने के लिए यूज़ कर रही हैं। वो जो है वो देखने चाह रही हैं कि वो किस तरह जो है वो चाइल्ड इस कल्चर में रेज किया जा रहा है और एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। और उसके बाद है फाइंडिंग्स में ये आया था कि जो एडोलेसेंस गर्ल्स ऑफ समोआ थी उनका जो एडोलेसेंस टाइम था वो लेस स्ट्रेसफुल था एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने एट्रीब्यूट की टू कल्चरल डिफरेंसेस जिसमें जो है वो नेचर की तरफ ज़्यादा डिबेट जा रही है। और एक और फाइंडिंग ये है कि होमोजेनस कल्चर में जो है एडोलेसेंस गर्ल जो हैं वो कम कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करती हैं एज कम्पेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जिससे जैसे अब इंडिपेंडेंस यूनाइटेड स्टेट के इंडिपेंडेंस से जो है वो 100 साल बाद 100 साल गुजर गए हैं, ठीक है, वो 1928 इंडिपेंडेंस 17th सेंचुरी में आई थी, तो सेटलमेंट हैज़ हैपेंड फॉर 1 century। सो immigrants are there in the America, और उसमें डिफरेंट कल्चर मेल्टिंग पॉइंट्स है, वो कल्चर मेल्टिंग पॉइंट्स है, उसमें डिफरेंट कल्चर एक साथ रह रहे हैं, तो उनकी जो है मोर कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज अराइज हो रही हैं। तो इस तरह इस स्टडी की फाइंडिंग्स को जो है वो डिस्क्राइब किया गया, उसकी थिक डिस्क्रिप्शन दी गई। लास्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। लास्ट स्लाइड में ये था कि जब ये बुक आई पब्लिश हुई तो मार्गरेट मीड को जो है वो उनकी को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन सपोर्ट भी काफ़ी मिली। लेकिन क्रिटिसिज्म ये था कि सपोर्ट जो है वो स्कॉलर कम्युनिटी की वजह से, लेकिन जो कॉमन पीपल थे जो उस वक्त अमेरिका में 1928 में थे वो उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि इट इज़ हर ओन पर्सनल स्पेकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द समोअन कल्चर। और फिर उसके बाद एक इनके जो एक हार्श क्रिटिक थे डेविड फ्रीमैन, उन्होंने जो है वो एक और बुक पब्लिश की इसके ऑपोजिट, और उसमें इन्होंने क्रिटिक करने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ जो था वो एथनोग्राफिक मेथड्स में जो था वो जो मार्गरेट मीड ने यूज़ किए कहाँ कहाँ पे जो है वो फॉल्ट्स थे और किस तरह जो है वो ये स्टडी जो है वो लैक करती है। लेकिन फिर उसके बाद 2009 में जो है वो शंकमैन का जो एक आर्टिकल आया उसने जो है वो मेटा एनालिसिस किया, सारी जो स्टडीज स्पॉन हुई, हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज जो थी वो इसकी काउंटर क्रिटिक में स्पॉन्स हुई, उनको किया, तो इसमें ये देखा कि उसको ऐसा कोई चीज़ नहीं मिली। उसने ये रिपोर्ट किया है कि मार्गरेट मीड ने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश किया और इंटरप्रिटेशन एमिक व्यू से देखने की कोशिश किया। और समोअन कल्चर जो थे वो फ्रीमैन जो है डेरिक फ्रीमैन, उसने जो है वो भी समोअन कल्चर में गया था और वो एल्डर्स से मिला था, ठीक है। तो एल्डर्स ने कहा था कि ये हमने देखा है, हमने इस बुक को, और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये किस तरह मतलब हमारे बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है वो एक क्रैक का जो है वो क्रिटिसिज्म मुझे मिला, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग था, ये था कि क्रैक ये कहता है कि हमें इन चीज़ों से पता चलता है कि अगर आप एडोलेसेंस गर्ल्स की नज़र से कल्चर को पढ़ते हो तो वो किस तरह होगा, और अगर आप एल्डर लोगों की नज़र से पढ़ते हो कल्चर को तो वो किस तरह जो है वो फाइंडिंग्स दे रहा है।
और दूसरा ये कि उसने ये एक कॉम्प्लीमेंट दिया स्टडी को कि बेशक जो है वो आप कल्चर स्पेसिफिक है ये, या मतलब इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया कि इट्स स्पेकुलेशन ये वो, लेकिन अगर आप चाइल्ड रेयरिंग वगैरह इसकी प्रैक्टिसेस जो डिस्क्राइब हुई हुई हैं इसमें, और जिस तरह जो है वो जिस तरह ड्यूटी जो है असाइनिंग और जेंडर रोल्स डिफाइंड हुए हुए हैं एज विद रिगार्ड टू जो है ब्रिंगिंग अप ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये हमारे पास एक इंट्रिकेट केस स्टडी भी हो सकती है फॉर अदर लाइक रिसर्चर्स जो कि इस पे अपना जो है वो अपनी फ्यूचर रिसर्च को बेस कर सकते हैं और इससे न्यू इंसाइट्स ले सकते हैं. So this was the end of our presentation. I would like to end my presentation with a quote with which we have started our presentation. We are all storied folks. Stories are what we are. Telling and listening to the story is what we do. So story जो है वो हम सब की अपनी एक story है. लेकिन जो stories जो हैं वो the stories which are tend to be similar, they become norms, and the stories which tend to be dissimilar, they become anomalies. And but both stories are there, both type of stories are there. So that was the end of our presentation. Thank you, and I will take your questions now. क्वेश्चन इनवाइट करने से पहले मैं कमेंट करना चाहूंगी कि मार्गरेट मीड जो है वो उसकी स्टडी को बड़ा क्लासिकल स्टडी के तौर पे एथनोग्राफिक रिसर्च लिया जाता है. Yes, और मोस्ट कोटेड एंड मोस्ट साइटेड रिसर्च है. एक और थी जो कि पाकिस्तान की बहुत पॉपुलर रिसर्च है, उसको किसी ने पता नहीं आपकी नजर से क्यों नहीं गिरी, वो है टैबू बुक है जो कि रेड लाइट एरिया पे डॉक्टर फौजिया ने लिखी हुई है. वो भी मोरलेस उन्होंने वहां पर जाके ही स्पेंड आई थिंक 3 months देयर. और दैट्स इंटरेस्टिंग. हमारी लाइब्रेरी में वो बुक भी है अगर कोई पढ़ना चाहे. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अमरीन तबस्सुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमारा मतलब जो रिसर्च है अमरीन आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो. जी, मैं पूछ रही हूँ कि अगर हम रिसर्चर से डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाए तो उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकते है? अमरीन एज सच तो मतलब मैंने जो इसमें देखा है कि जो हमारी जो रिसर्च थी इसको प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हुए डाटा लॉस्ट हो जाए तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. यू हैव टू गो अगेन इन दैट कम्युनिटी एंड यू हैव टू कंडक्ट दैट एनालिसिस अगेन. और अगर मैम को इफ मैम नो समथिंग अबाउट दिस तो मैम इट वुड बी ओके इफ यू आंसर. डेटा लॉस तो कहीं का भी हो जाए तो स्टडी बिल्कुल जीरो हो जाएगी. यस. ओके, दुआ. ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. मैं पूछना चाह रही थी सिमरा कि आपने एथिकल कंसिडरेशंस में बात की थी कल्चरल रिलेटिविज्म की कि अक्सर क्रिटिसिज्म भी होता है एथनोग्राफिक रिसर्च पे कि जब आप उस कल्चर का पार्ट नहीं है तो आप उस पर रिसर्च कैसे कर सकते हैं. तो ये बात थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई कि क्यों मतलब कल्चरल रिलेटिविज्म क्यों ज़रूरी है. मतलब अगर आप एज अ रिसर्चर हम उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है और उसको रिसर्च कर रहे हैं तो ये तो एक प्लस नहीं हुआ कि देखो कल्चर. हाँ ठीक है. मैं कह रही थी कि ये तो एक प्लस पॉइंट नहीं हुआ इन अ सेंस कि हम फिर बिल्कुल ही अनबाइस्ड रिसर्च करेंगे ना, जो भी हमारी फाइंडिंग्स और रिपोर्टिंग होगी वो बिल्कुल अनबाइस्ड हो जाएगी. देखो दुआ, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरह करूंगी जो जितना मुझे जो है वो क्लेरिफाई हुआ है. वो ये है कि देखो ये इस तरह हुआ कि ये जैसे अब मार्गरेट मीड की आप रिसर्च ले लो तो शी इज सिटीजन ऑफ यूएसए, ठीक है, और समोन कल्चर ये न्यूजीलैंड के पास कहीं आइलैंड्स हैं वहां पर है. तो ये जब ये रिसर्चेस जब आती हैं स्कॉलर कम्युनिटी में तो वो ये क्रिटिक इस पे करते हैं कि आप किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो उस कल्चर को, क्योंकि आप तो कभी उसमें रहे नहीं हो. ठीक है, तो ये एथनोग्राफी का प्लस पॉइंट है कि वो उधर इतना टाइम गुजारते हैं और फिर उसके बाद वहां पे उस कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम उनका आइडेंटिफाई होता है ड्यूरिंग दैट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या पहले से वो कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लेकर गए होते हैं, कोई आइडिया बेस करके लेकर गए होते हैं, तो वो फिर उसको रिसर्च कर लेते हैं. और
फर्दर आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चंस का, वो जरा मुझे क्लैरिफाई कर दो कि आपने दूसरा क्या पूछा था? नहीं, मैं इसी को ही कंटिन्यू किया था। मैंने कहा था कि ये फिर मतलब क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? ये तो एक प्लस पॉइंट हुआ ना कि जब उनको जानना क्यों ज़रूरी है, मतलब कल्चर का पार्ट होना ज़रूरी ही क्यों है, इम्पोर्टेंट ही क्यों है? क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे उस कल्चर को तब तो हम ज़्यादा अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ना। तो पता है कल्चर को हमने जो है वो थिक डिस्क्रिप्शन लेनी है, हमने इनसाइडर व्यू लेना है, ठीक है? तो अगर देखो मतलब हम जो है वो अगर एक कल्चर में नहीं रहे हुए, ठीक है, तो जब हम कल्चर शॉक की बात करते हैं ना, ठीक है, हम अगर किसी और डिफरेंट कल्चर में चले जाएं तो हमें कल्चर शॉक मिल जाता है। वो क्यों हमें मिलता है? क्योंकि हम जो है वो एक अपने कल्चर से दूसरे एक डिफरेंट कल्चर में आ गए हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हम जो परसेप्शंस बनी है, जैसे हमने डिस्कोर्स एनालिसिस में भी पढ़ा था कि जो है वो आपकी लैंग्वेज किस तरह आपकी जो है वो चेंज करती है परसेप्शन को, कि आपको किस तरह डिफरेंट चीजें नजर आती हैं। इसी तरह ये कल्चर में भी है कि इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर कम्प्लेक्स, और जो जिस एनवायरनमेंट में बनते हैं उस एनवायरनमेंट से ही जो है वो जो है जिस एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन बीइंग बड़ा होता है तो उस एनवायरनमेंट से क्यूज लेता है, और अगर वो डिफरेंट में चला जाए तो वो उस तरह परसीव नहीं कर पाएगा जिस तरह जो उस टाइम पे वो बंदा उसमें रह रहा है, ठीक है? तो इस वजह से ये क्रिटिक इस वजह से आई कि आप जो है वो पूरी कंप्लीटली परसीव नहीं कर सकते हो किसी कल्चर को जब तक आपने उसमें, असल में हमने एथनोग्राफिक डाटा का हमारे पास एम ये है कि हमने पूरा जो है वो एमिक व्यू लेना है उसका, ठीक है? हमने उसका जो है वो एक उसका जो है उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन लेनी है। लेकिन फिर ये क्रिटिक आ जाता है कि आप कैसे ले सकते हो जबकि आप उस कल्चर का पार्ट ही नहीं हो? तो फिर एथनोग्राफर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म को स्टांस बनाते हैं, और इसीलिए इस एथनोग्राफी को जो है वो बहुत अच्छा वो रिसर्च मेथड टूल समझते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे रहते हो, उनको समझते हो, और फिर आप अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो कम्युनिटी के साथ और लोगों के साथ शेयर करते हो। राइट, थैंक यू। मेमूना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुमरा, मेरा क्वेश्चन एनालिसिस में से था कि डेटा को एनालाइज करने के लिए हम कौन सा स्पेसिफिक टूल या सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं? डेटा को एनालाइज करने के लिए आपके पास जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछले सेमेस्टर में, एनवीवो आपको क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में हेल्प कर देगा। और अगर आपका जो है वो जो डाटा है इस तरह है कि आपका स्टैटिस्टिकल डाटा है, तो आप कोई भी जो है वो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज कर लो, ठीक है, जो आपको क्वांटिटेटिव डाटा जो है एनालाइज करे। लेकिन ये है कि ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इसको ज़रूर माइंड में रखना है कि वो डाटा जो है उसकी जनरलाइजेबिलिटी जो है नहीं होगी अगर आपने सर्वे जो है वो कम्युनिटी स्पेसिफिक डेवलप किए हैं और अपने असिस्टिंग के लिए डेवलप किए हैं, ठीक है? और एक रिसर्च में आपने ये क्वेश्चन किया तो मेरे जहन में आ रही थी कि हम जब ये स्टडी कर रहे थे तो हमारे सामने एक रिसर्च आई भी थी। उसमें एक रिसर्चर ने जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो है वो के स्टूडेंट्स को स्टडी किया हुआ था। उसमें जो है मतलब मोस्टली जो एथनोग्राफर्स है ना वो नॉन पैरामीट्रिक मेजर्स यूज करते हैं, नॉट पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के साथ, अगर उनको मिल गया आर्काइवल रिकॉर्ड से, या फिर उन्होंने खुद जो है वो क्वेश्चनियर्स जो डेवलप किए हैं उस कम्युनिटी के लिए, उसके लिए करना है। लेकिन ये कि उस स्टडी में ये था कि उसने किया हुआ था पैरामीट्रिक टेस्ट को किया हुआ था, टी टेस्ट को किया हुआ था, और उस तरह किया हुआ था कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है वो उसमें रहा था और उस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन देख रहा था, उनकी क्रिटिकल स्किल्स देख रहा था, तो क्लासेस में भी वो रहता था। और एक प्रोग्राम था उन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो उसमें प्री और पोस्ट उसने किया था कि प्रोग्राम से पहले स्टूडेंट्स को उसने मेजर कर लिया और प्रोग्राम के बाद जो है वो स्टूडेंट्स को मेजर कर लिया और फिर उन पे टेस्ट अप्लाई किया। लेकिन उसके साथ ये बताया हुआ है कि अगर आपका रिसर्च सैंपल साइज बड़ा है एथनोग्राफी में तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर आपको सारी कंसिडरेशंस देखनी पड़ेंगी कि आपको अपने जो है वो सारा कुछ देखना पड़ेगा कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दैट वुड बी योर लाइक रिसर्च जजमेंट, ठीक है, किस तरह आप जो है वो आगे उसको लेके चलते हो। Okay, now I'm inviting last question क्योंकि काफी टाइम हो गया है, आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होने वाला है। सबीन। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So my question is that in ethnographic researches, how can we like deal with the ethnocentrism या फिर cultural lag जो researches में आ जाते हैं, and further आप इसको थोड़ा वो कर दें तो मैं एक और थोड़ा basic general सा question पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, एंथ्रोसेंट्रिज्म को आपका ये है कि आप रिसर्चर नीड टू बी अवेयर, ठीक है, ऑल द टाइम अबाउट ऑल द डाटा, ठीक है, जो वो कलेक्ट कर रहा है, जो उसके पास आ रहा है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, थ्रू जो है अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है, और उस रिफ्लेक्सिविटी इज द
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो है डाटा आपके पास आया, आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि ये क्वेश्चन आंसर जो है वो ये इसके मुझे ये आंसर्स मिले हैं, ये इसके जो है वो सिमिलर पैटर्न्स हैं, ये इसके जो है वो डिसिमिलर पैटर्न्स हैं, तो और ये इसका जो है वो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट था, ये इसका जो है ये इसका ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, और रिसर्चर की अपनी जो है वो रिफ्लेक्शंस के व्हाट हिज और हर रिएक्शन इज टुवर्ड्स दैट डाटा। तो रिफ्लेक्शन इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर इन डीलिंग विद दिस, ठीक है, कि आपको you have to be like reflective while analyzing your data and interpreting your data. Okay, so that reflection could be like unbiased, right? That reflection, can you repeat your questions? I mean that reflection could be like unbiased, क्योंकि वहाँ पर तो on judgment आ जाती है, क्योंकि ethnocentrism का main तो वही आ जाता है ना कि जब आप अपने views या फिर अपनी judgment वो करें, तो फिर उस reflection को हम how can we differentiate with judgment I got your question. मतलब इस तरह है कि अगर रिसर्चर जो है वो हमें ये मतलब हम इस चीज़ से कि रिसर्चर खुद से स्पेकुलेट तो नहीं कर रहा है, मतलब बायसनेस अगर आएगी तो ही और शी में बी प्रेजेंटिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू और हर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलेशन की जो मैंने बात की ना, वो इससे कंफर्म होती है कि आप जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ को, लेकिन फिर आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू बता रहे हो कि ये चीज़ इधर भी आई है, ठीक है। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने नहीं बता दिया, आपकी थिक डिस्क्रिप्शन में आपने फाइंडिंग्स में कि मुझे मिली, आपने उसको अपनी बाकी जो टूल्स हैं जो आपने एथनोग्राफी में यूज़ किए हैं, ठीक है, आपने जो डाटा कलेक्शन टूल्स हैं उससे आप सपोर्ट करते हो कि नो दिस इज़ नॉट माई स्पेकुलेशन, दिस वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज पीपल एंड दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट व्हाटएवर। ओके, थैंक यू। बस एक थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें है कि अगर हम किसी कल्चर में की हिस्ट्री को जानना चाहें या फिर ट्रेडिशनल कल्चरल बिलीव्स को हम देखें जो कि एक मेजर इम्पैक्ट तब के टाइम कर रहे थे, बट अब वो इतना मेजर फैक्टर नहीं प्ले कर रहे, तो स्टिल वी आर डूइंग एथनोग्राफिक रिसर्च या फिर हम हिस्टोरिकल रिसर्च या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ चले जाएं? एथनोग्राफिक रिसर्च इज दैट अगर आप हिस्ट्री देख रहे हो तो वो आपका जो है वो आर्काइवल डाटा कलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप नहीं देख रहे हो, अगर उसकी आर्काइवल हिस्ट्री नहीं है और अगर वो हिस्ट्री जो है वो आपके जो है वो एमिक और एटिक को जो है वो उसमें उसका कोई रोल नहीं है, तो फिर दैट वोंट बी इंक्लूडेड इन दैट लाइक डाटा कलेक्शन। आर यू क्लियर सभी? Okay, Sumra, समझ आ गई है? Yes, ma'am. Okay. I think मेरे ख्याल से अब आपकी नेक्स्ट क्लास का बिल्कुल टाइम हो गया एग्जैक्ट, सो इट्स बेटर दैट वी शुड लीव। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।